हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम अंत में समझेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होता है जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे अगर हम किसी अंधेरे रूम में रहें यहाँ पे, तो इस रूम में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये अंधेरा है। लेकिन इसी रूम के बाहर में अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइट पड़ रही हो, तो हम इस अंधेरे रूम से भी हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लाइट पड़ रहा है। तो बस यही है कि लाइट क्या होता है, तो ये एनर्जी का एक फॉर्म होता है जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उस ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ता है तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर हम लाइट के प्रॉपर्टी का बात करें तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, एकदम सीधा ट्रेवल करेगा ये। नेक्स्ट है लाइट कास्ट शैडो। लाइट ऑब्वियसली शैडो बनाता है। आगे दिया गया लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट डुअल नेचर का होता है, दैट इज़ वेव और पार्टिकल इन नेचर्स के लाइट होते हैं। आगे दिया गया है इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब हो गया कि इनका कोई मीडियम नहीं होता है। सो इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। इस वजह से लाइट को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। नेक्स्ट आगे है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट के अगर हम स्पीड का बात करें वैक्यूम में यानी कि एयर में, तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये आपको याद रखना है। लाइट जब किसी सरफेस में पड़ती है तो वो जो सरफेस है वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो कोई पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस होगा, तो वहाँ पे हम जानेंगे कि वो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। जैसे कि ये मान के चलो एक पॉलिश्ड सरफेस है, तो जैसे ही यहाँ पे लाइट आई तो यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और लाइट अगर किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पड़ती है, क्योंकि सरफेस का सेकेंड टाइप है, लाइट अगर किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पड़ती है, जैसे कि सपोज करो कि ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो यहाँ पे जैसे ही लाइट पड़ती है तो ऑब्वियसली जो लाइट है वो आर पार हो जाएगी। दैट इज़ वहाँ पे हम रिफ्रैक्शन को लेके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम रिफ्लेक्शन को लेके पूरा समझने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ पॉलिश्ड और शाइनी ऑब्जेक्ट। जब किसी शाइनी या फिर पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट इस तरह से आती है और पड़ती है, पड़ने के बाद ये क्या होता है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी बाउंसिंग बैक हो जाती है। ठीक है, बाउंस यानी स्ट्राइक करने के बाद ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई इस तरह से लाइट रेज आया, ठीक है, कोई लाइट रेज आया, देन किसी भी शाइनी या फिर पॉलिश सरफेस से ये जैसी टकराएगी यानी कि स्ट्राइक करेगी, देन ये इस तरह से बेंड हो जाती है यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज का बात करें तो इसके दो लॉज हैं। एक लॉज को यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यानी कि जो इंसिडेंट रे होगा उसमें जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसमें से जो एंगल बनेगा तो वो दोनों ही एंगल इक्वल होगा। दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जैसे अगर हम इस वाले फिगर से समझने का कोशिश करते हैं, सपोज करो कि ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, सपोज कर रहे हैं ये एक सरफेस समझ लो, नहीं समझ में आएगा प्लेन मिरर अभी। तो ये एक सरफेस है, यहाँ पे हमने एक पॉलिश कर दिया है, ठीक है, या फिर ये शाइनी एक सरफेस है। तो एक लाइट रेज सपोज करो यहाँ से ऐसे आया, हम यहाँ पे एक इस तरह से नॉर्मल बनाते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है, एकदम सीधा होता है। तो लाइट रेज यहाँ से ऐसे आया, देन यहाँ पे जैसे ही सरफेस में टकराया जो कि ये पॉलिश्ड है, तो अभी हम सीखे कि पॉलिश्ड सरफेस से जब भी वो टकराएगा तो इस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ये रिफ्लेक्ट होता है तो इस नॉर्मल के इधर जो एंगल बनेगा और इस नॉर्मल के इधर जो एंगल बनेगा, दैट इज़ वो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे था, इस वजह से ये एंगल आई हो गया। ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस वजह से ये एंगल आर हो गया। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दैट इज फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अगर हम सेकेंड लॉ का बात करें तो इसमें दिया गया कि इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल होता है वो एक ही प्लेन पे लाइज होता है। यहाँ पे आप देख ही सक रहे हो कि ये तीनों क्या है, ये देखो ये तीनों नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाइज हो रहा है। ठीक है, तो बस यही है। चलो नेक्स्ट आगे के चीज़ों को हम समझते हैं। सो आगे हमें पढ़ना है मिरर के बारे में, और मिरर का जो यूज किया जाता है वो स्टडी रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए किया जाता है। रिफ्लेक्शन के स्टडी के लिए मिरर का यूज़ हम करते हैं। अगर हम मिरर के टाइप का बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब आगे दिया गया है कि स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड देन कॉन्वेक्स मिरर। तो इनको बाद में समझेंगे, पहले हम प्लेन मिरर को समझ लेते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको जान लेते हैं, वरना आपको जो भी चीज़ें आगे समझ में हो सकता है नहीं आए। सो व्हाट इज इमेज? इमेज क्या होता है? तो इट इज़ अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट। जब कभी दो लाइट रेज या तो सचमुच का मीट कर रहे होंगे या फिर ऐसा महसूस होगा कि दोनों मीट हो रहे हैं, दैट इज़ इमेज। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक लाइट रेज आया, ठीक है, इस तरह से, और एक लाइट रेज ऐसे आया, तो यहाँ पे क्या एक एक्चुअली मीट हुआ, तो इसको हम इमेज करेंगे, कहेंगे इस पॉइंट को जहाँ पर भी दो लाइट रेज या तो एक्चुअली मीट करे या फिर ऐसा महसूस होगा कि हाँ उस पॉइंट पे वो मीट कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ इमेज। आगे इसके एग्जाम्पल को अभी हम आगे और समझने वाले हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो इमेज इज़ टू टाइप्स, दैट इज़ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? तो इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। जब लाइट रेज एक्चुअली मीट होती हैं, जैसे यहीं पे हम देखे थे, ये जो यहाँ पे मीट हुआ वो एक्चुअली में मीट हुआ, दैट इज़ रियल इमेज। ठीक है, जब भी लाइट एक्चुअली मीट करे, सचमुच का मीट करेगा, तो उसको हम कहेंगे रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है? तो इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। ऐसा महसूस होगा, एक हम इमेजिन करेंगे कि हाँ इस पॉइंट पे ये दोनों रेज जो है लाइट रेज वो मीट कर रहे होंगे। ठीक है, दैट इज़ वर्चुअल इमेज। जब आगे हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। यहाँ पे बस अभी आप ये समझो कि इसमें क्या होता है कि जो लाइट रेज होती हैं, जो भी दो रेज आएंगी वो एक्चुअली मीट करेंगी, और ये इसमें क्या होगा वर्चुअल इमेज में कि वो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि वो हम एक इमेजिन करके मीट करेंगे, यानी कि ऐसा महसूस होगा कि वो किसी एक पॉइंट पे दोनों लाइट रेज मीट कर रही होंगी। अच्छा, इसमें दिया गया है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिनेमा हॉल में आप देखते होंगे कि जो रेज होते हैं वो किसी स्क्रीन पे वो आते हैं, जबकि जो वर्चुअल इमेज होते हैं वो स्क्रीन पे नहीं आएंगे। अच्छा, ये जो होते हैं रियल इमेज वो हमेशा इन्वर्टेड होंगे, तो हमेशा आप देखोगे कि रियल एंड इन्वर्टेड लिखा हुआ बहुत जगह पे आएगा। और वर्चुअल जो होते हैं वो इरेक्ट होते हैं। इन्वर्टेड दैट मीन्स कि उल्टा, ठीक है, उल्टा, और वर्चुअल यानी इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधी। ठीक है, इरेक्ट यानी कि सीधी। सो रियल का मतलब हो गया कि सच में, यानी कि वास्तविक, एक सच में जो रेज होंगे वो मीट करेंगे, एंड वर्चुअल का मतलब कि ऐसा महसूस होगा कि मीट कर रहे होंगे, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, और इरेक्ट का मतलब सीधा। ठीक है, जो इमेज बनेंगी वो सीधा बनेगी। इसमें जो इमेज बनेगा, किसका इमेज बनेगा? किसी ऑब्जेक्ट का। किसी ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा या तो उल्टा बनेगा। सीधा बनेगा तो इरेक्ट, उल्टा बनेगा तो इन्वर्टेड, सिंपल। ठीक है, चलो आगे हम प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा प्लेन मिरर का? सो ये एक प्लेन मिरर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, प्लेन मिरर एकदम सीधा होगा, याद रखना। आगे हम जब स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे, जिसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स में पढ़ेंगे, तो इस तरह से टेढ़ा होगा। फिलहाल प्लेन मिरर रहेगा तो एकदम सीधा आप ड्राइंग करना। जैसे कि हम लोग के घर में शीशा वगैरह जो होता है वो प्लेन मिरर ही है। जो मिरर हम लोग के घर में रहता है वो प्लेन मिरर है। सो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। अब यहाँ से हम एक लाइट रेज पास करेंगे इस मिरर में। सो यहाँ से एक लाइट रेज ऐसे आया। ठीक है, तो रूल याद रखना कि जैसे ये प्लेन मिरर से टकराता है, ये उसी डायरेक्शन में इस तरह से स्ट्राइक होके उसी डायरेक्शन में फिर वो चला भी जाता है। तो ये फर्स्ट रूल है, इसको याद रखना। और एक रूल ये भी याद रखना कि ये यहाँ पे जब आता है, जो कि हम ऊपर में ऑलरेडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं, इसको आप अगर एक सरफेस समझ लो, ऐसे भी ये एक क्या है, मिरर है, और ये इसको समझ लो एक नॉर्मल है। तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे टकराएगा, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्ट रे था।
तो यहाँ पे ये नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा वो एंगल आई बनाएगा और एंगल आर बनाएगा। एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल आई और एंगल आर इक्वल होगा। तो इसको याद रखना कि हमेशा कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पे जो ये रेज गए हैं और यहाँ पे ये जो लाइट रेज गए हैं ये आपस में कहीं मीट नहीं करेंगे, और मीट नहीं होगा तो फिर इमेज का फॉर्मेशन होगा कैसे, क्योंकि इमेज में अभी हम डेफिनेशन में पढ़े कि वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइट रेज या तो सचमुच का मीट करे या फिर अपीयर करे, महसूस होगा कि मीट हो रहा होगा। तो ये इधर मीट नहीं करेंगे, इसमें क्या होगा कि ये ऐसा महसूस होगा कि ये इधर आएगा इस तरह से, और ये हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये कुछ इस तरह से आगे इस तरह से बढ़ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे मीट हो गया तो बस यहीं पे इमेज बना। सो यहाँ से अगर हम इस तरह से ड्राइंग कर दे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये देखो इसका इमेज ऐसा हुआ। इमेज सीधा बना यानी कि जो है वर्चुअल बना। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। वर्चुअल यानी कि यहाँ पे हमने एक कल्पना किया, एक इमेजिन किया कि ये इमेज यहाँ पे बन रहा होगा तो वर्चुअल बना। और यहाँ पे अगर वर्चुअल बना है तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या, एक सीधी लाइन है। ये एक सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन रहेगी तो दैट मीन्स कि वो क्या है, इरेक्ट है। और हमेशा याद रखना कि ये जो राइट साइड आप लोग को दिखाई दे रहा है इस मिरर के राइट साइड में, चाहे वो प्लेन मिरर होगा या फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स होगा, तो राइट साइड वाला हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा और लेफ्ट साइड वाला हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगा। ये हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। अब यही वाला फिगर जो है देख लो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे ये इमेज बना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। आगे इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हम लिख दिए हैं। देखो ये नोट्स आपके बहुत काम का है, तो जो भी चीज़ अभी मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिख लो, या फिर अभी नहीं लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट करके रख लो, बाद में आप लोग लिख लेना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैंने इस नोट्स में दी हुई है, जिससे कि आप बाद में कभी भूल भी जाओ पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिया गया कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो मीट नहीं करेंगे। इस वजह से हम ऐसा इमेजिनेशन किए, एक कल्पना की, ऐसा महसूस हुआ कि ये दोनों यहाँ पे मीट हो रहे होंगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट में मीट हो रहे होंगे। अब चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। फॉर्मेशन तो हमने देख लिया। अगर हम इसके नेचर का बात करें तो अभी हम देखें कि ये वर्चुअल था और इरेक्ट था। अगर हाइट ऑफ द इमेज का बात करें तो, अगर इमेज का हाइट का बात करें तो देखो यहाँ पे जो हाइट आपको दिखाई दे रहा है सेम वही हाइट है ना, तो सेम हाइट है। ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होगा इमेज का उतना ही हम लोग का हाइट हो जाएगा। सो वही चीज़ यहाँ पे है, इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आपके घर में जो मिरर है, आप यहाँ पे खड़े हो फिर इधर भी खड़े हो, तो जितना बड़ा आप, जितना दूर में आपका इधर का डिस्टेंस होगा इतना ही दूर में इधर का डिस्टेंस होगा। एक तो ये हो गया, दूसरा कि आपका जो भी हाइट होगा इधर वाले हाइट्स के इक्वल होगा, ठीक है। और ये आपको सीधा ही यहाँ पे दिखाई देगा, वर्चुअल दिखाई देगा और इरेक्ट दिखाई देगा। मतलब कि इरेक्ट यानी कि सीधा, ठीक है, ये उल्टा नहीं। ऐसा नहीं कि आपका पैर ऊपर दिखाई दे रहा हो और मुंडी नीचे दिखाई दे रहा हो, ऐसा तो होता है नहीं, हमें सीधा दिखाई देता है। तो सीधा दिखाई देना दैट इज़ वर्चुअल, और इरेक्ट दैट इज़ इरेक्ट, सीधा दिखाई देना दैट इज़ इरेक्ट, सीधी। हाइट ऑफ द इमेज हम देख ही लिए कि इक्वल होता है, जितना हम अपने हाइट को देखते हैं इमेज में उतना ही बड़ा हाइट रहता है। अच्छा, पोजीशन बिहाइंड सेम डिस्टेंसेज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस था, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा। इधर अगर 5 सेंटीमीटर है इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे हमने इसके बारे में लिख भी दिया है, इसको हम लेटरल इन्वर्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई लेफ्ट चीज़ को हम राइट में देख पाते हैं, या फिर राइट वाली चीज़ जो है वो लेफ्ट साइड में दिखती है। अपने आईने में भी आपने देखा होगा, तो महसूस भी क्या होगा कि आप अगर अपना राइट हैंड को ऊपर करते होगे तो ऐसा महसूस होता होगा आईने में कि मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो लेटरल इन्वर्सन का मतलब यही हो गया कि लेफ्ट वाली कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इमेज में वो राइट के अनुसार बिहेव करेगा और राइट वाला लेफ्ट की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइफ लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट लाइफ कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और इसका जो यूज़ होता है वो एम्बुलेंस में हमें देखने को मिलता है। एम्बुलेंस में वो सीधा सीधा एम्बुलेंस नहीं दिखाई देगा आपको, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जब आप उसको एक मिरर से देखोगे तो वही उल्टा चीज़ आपको सीधा दिखाई देगा, ओके। तो इसका यूज़ एम्बुलेंस में होता है लेटरल इन्वर्शन का। चलो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग, जो कि है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हम लोग का ख़त्म हो चुका है।
सो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल यानी कि स्फेयर की तरह होगा, ये एक बॉल की तरह। तो ये एक स्फेयर है। अब इस स्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं ये समझने वाली बात है। तो हम जानते हैं कि ये सेंटर होता है, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी लिया गया है। देन यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो रेडियस होता है। ऐसे भी हम सर्किल में पढ़े हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो आर होता है, यानी कि रेडियस होता है, पूरा डायमीटर होता है। तो पूरा यहाँ पे डायमीटर को हमें नहीं समझना है, हमें समझना है यहाँ पे रेडियस को लेके, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इनफैक्ट बोल सकते हो, याद रखना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे इस पी को बोला जाता है पोल। यहाँ तक का जो दूरी होता है वो रेडियस होता है, यानी कि आर होता है। और सी और पी के मिड पॉइंट में एक पॉइंट हम लेते हैं जो कि फोकस ये कहलाता है। और इस फोकस से इस पोल का तक का जो दूरी होता है उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, डेट इज़ फोकल लेंथ। और यहाँ से यहाँ तक का जो भी फोकल लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी फोकल लेंथ वही होता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक रिलेशन बनता है। यहाँ पे एक एफ हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक एफ हो गया, तो एफ एफ मिलके कितना एफ होगा, 2f। तो ये न्यूमेरिकल में भी आपका काम देगा। यहाँ से इस तरह से भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, स्मॉल एफ इज इक्वल टू r/2, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल में आपका काम देगा। अच्छा, ये जो m और n है ना, यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो दूरी है इसको कहा जाता है अपर्चर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी को अपर्चर कहते हैं। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ हमने लिख दिया है। पोल समझ में आप लोग को आ गया होगा, ये वाला पोल है। फोकस समझ में आ गया होगा कि सी और पी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो भी पॉइंट होगा मिड पॉइंट का, वही फोकस है। रेडियस समझ में आ गया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का दूरी। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला है। फोकल लेंथ पता चल गया कि एफ और पी का दूरी। अपर्चर समझ में आ गया होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज अपर्चर। आर इज इक्वल टू 2f होता है। एंड सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो स्फेरिकल मिरर में सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई होंगी। अब स्फेरिकल मिरर्स में हम यहाँ आगे देखते हैं, जो कि हम यहाँ पे 2 टाइप्स को देखेंगे, दैट इज़ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज आर कर्व्ड। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज होती हैं वो कर्व टाइप में ऐसे होती हैं, ठीक है। तो एक तो होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, केव का मतलब गुफा, पता होगा, ठीक है, केव का मतलब गुफा। तो जैसे यहाँ पे हम इसके अंदर में से घुस रहे हैं, ठीक है, गुफा की तरफ, तो यही कहेंगे कॉनकेव, ठीक है, केव। इसमें क्या होता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की ओर हम जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि ये आउटवर्ड होता है, इनके जो कर्व्ड होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो कर्व्ड होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं, इधर की तरफ। तो कॉनकेव मिरर दैट इज इनवर्ड कर्व्ड एंड कॉन्वेक्स मिरर दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड। एक चीज़ यहाँ पे और देख लो, ये भी दिया गया है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उनको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो भी लाइट रेज आती हैं वो एक जगह पे इकट्ठा होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। जबकि इनको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि इनमें जो लाइट रेज आती हैं वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाती हैं, दूर चली जाती हैं, जो रेज होती हैं वो दूर जाती हैं। ओके, चलो आगे हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन को सीखेंगे स्फेरिकल मिरर में। सो रूल्स टू मेक रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। पहले हम कॉनकेव मिरर के रूल्स को समझेंगे कि किस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन को करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर को करने से पहले उनके 4 रूल्स हैं, उनको याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक एक करके उन रूल्स को समझते हैं। सो यहाँ पे दिया गया है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस दैट मीन्स कि ये सपोज करो कि यहाँ से कोई एक रे आया इस तरह से, देन यहाँ पे जैसे ही इस कॉनकेव मिरर से ये टकराएगा, इस फोकस से होके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फोकस से होके रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से आया और फोकस से इस तरह से होके ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये वाला रे आप बोल सकते हो कि ये इंसिडेंट रे है और ये वाला रे हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ओके, चलो सेकेंड रूल को देखते हैं। सेकेंड रूल में दिया गया है कि अगर कोई रे फोकस से इस तरह से पास हो रहा है, कोई रे अगर फोकस से पास हो रहा है, देन ये इस तरह से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। चाहे रे इधर की ओर आए इस तरह से, या तो रे ऊपर की ओर भी जा सकता है, जैसे ऐसे गया रे, ठीक। तो यहाँ से जैसे टकराया
इस मिरर से, देन ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया इसमें इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। फोकस से पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, देन ये फोकस से पास हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो कहीं से भी हो, ऊपर से भी ये इस तरह से हो सकता है, नीचे से भी इस तरह से हो सकता है। चलिए 2 रूल हमने देखा, थर्ड रूल को देखते हैं। थर्ड रूल में दिया गया है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो ये उसी डायरेक्शन से फिर वापस भी चला जाता है। ठीक है, फिगर यहाँ पे दिया गया है। एंड फोर्थ रूल में दिया गया है, जो हम ये ऑलरेडी ऊपर में पढ़े हैं, प्लेन मिरर में भी पढ़े, रिफ्लेक्शन के लॉज में भी पढ़े, कि सपोज करो कि ये एक मिरर यहाँ पे है, तो यहाँ से इस फुट में अगर कोई आता है रे, ठीक है, इस फुट में कोई अगर रे आता है, दैट इज़ अगर हम इसको यहाँ पे एक मिरर समझ के इसको अगर हम एक नॉर्मल समझे, देन यहाँ से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से इस नॉर्मल से जो ये एक एंगल बनाएगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से जो एक एंगल बनाएगा, दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड ये जो एक यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, देखिए दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें भी क्या होगा भाई, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है, इसकी डायरेक्शन ऐसी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को ऐसे कर लेना। ये लाइट इधर से आया, इधर चला गया। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से भी ये ला सकते हैं, इधर ही ऐसे भी चला जा सकता है। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा इंसिडेंट रे और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, चलो रूल समझ में आ गया होगा। अब हम रे डायग्राम देखेंगे एक एक करके कॉनकेव मिरर का। देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट में दिया गया है कि द इमेज विल ओनली फॉर व्हेन 2 और मोर रेज मीट्स एट अ पॉइंट। इमेज तभी फॉर्म हो सकती है जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा रेज किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे। अब किसी पॉइंट पे मीट ही नहीं होगा तो इमेज कैसे फॉर्म होगा? इमेज का डेफिनेशन ही हम ऊपर पढ़े कि किसी एक पॉइंट पे मीट होना। तो चलो यहाँ पे एक एक करके हम 6 केसेस को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आप लोग को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग 6 केसेस को लेके पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट केस में जो भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्वियसली हमें इसमें क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट रखना है। इसमें हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट रखना है यहाँ पे इस प्रिंसिपल एक्सिस में। एक एक करके हम रखेंगे। जैसे पहले रखेंगे हम इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को, देन सी के इधर रखेंगे, इसके बाद हम सी पर रखेंगे, नेक्स्ट सी और एफ के बीच में रखेंगे, इसके बाद इस एफ में रखेंगे और लास्ट में एफ और पी के बीच में रखेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 केसेस निकले। तो बस इन्हीं 6 को हमें अभी इमेज फॉर्मेशन करके दिखाना है। तो फर्स्ट वाले में हम कहाँ पे रख रहे हैं? इन्फिनिटी में। तो इन्फिनिटी में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लो। ठीक है, यहाँ से आएगा। जैसे रूल हम बता चुके हैं कि लाइट रेज आया, देन ये पैरेलल आता है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से होके पास होता है। ठीक है, इस तरह से। या फिर ये यहाँ से आया तो फिर ये फोकस से होके इस तरह से पास होगा। कहीं से भी आप ले आओ, ये आएगा और फोकस से इस तरह से पास हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जितनी भी रेज आएंगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो इस फोकस पे ही ये आके मीट करेंगी, इस फोकस पे आके मीट कर रही होंगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से आया ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ये यहाँ से आया फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ये यहाँ से आया ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से आया ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो हमें इमेज मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? इस वाले पॉइंट में, यानी कि एफ में। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो पोजीशन, अगर हम बात करें सबसे पहले कि इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, तो एफ में है। इमेज यहीं बना, जहाँ पर भी वो डॉटेड वाला आपको मिलेगा, ठीक है, दैट इज इमेज, वहीं पे इमेज बनेगा। तो एफ में मिला। आगे अगर हम नेचर का बात करें तो पहले मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि जो मिरर होगा वो मिरर का इस साइड वाला हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगा और इस साइड वाला हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो ये इस साइड में बन रहा है, दैट इज रियल और इन्वर्टेड। अच्छा, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट देखो एकदम छोटा दिखाई दे रहा है, पॉइंट साइड दिख भी नहीं रहा है, बहुत बहुत छोटा है ये, दैट इज पॉइंट साइज, या फिर इसको हम डिमिनिश्ड भी लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड हमें करना है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब हमें सी के बगल में इधर रखना है। ठीक है, तो इमेज को हम सी के बियॉन्ड रखना है, इधर रख रहे हैं इस तरह से। तो वही रूल हमें फॉलो करना है। हम यहाँ पे इस तरह से एक रेज को लाएं, देन यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से स्ट्राइक करेगा और फोकस से इस तरह से पास होगा। हमें 2 लाइट रेज लानी है। तो फर्स्ट लाइट रेज हम यहाँ पे लाए प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल लाएं और फोकस से वो पास हो गया, जो कि हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। रूल हमने ऊपर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसके बाद हम यहाँ पे एक जो दूसरा रूल यूज़ किए हुए हैं, इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, हम इसके फुट पे इस तरह से एक रेज लाएं, देन ये अब क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो रिफ्लेक्ट हुआ, तो दोनों जो ये रिफ्लेक्टेड रे था और यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे था, ये किस जगह पे मीट कर रहा है, यहाँ पे। तो इमेज यहाँ पे बना, तो यहाँ पे हम लोग की इमेज बन रही है। ओके, हो सकता है कहीं कहीं आप ऐसा भी देखोगे कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करके दिखा सकते हैं, वो हो सकता है फोकस से भी वो पास करके दिखा सकते हैं। तो इनकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप वही चीज़ देख सकते हो कि हम लोग की ऑब्जेक्ट थी, यहाँ से इस तरह से आया, देन यहाँ से फोकस से होके रिफ्लेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ से आया इस पोल के पास, पोल के पास आने के बाद यहाँ तक जो भी एंगल बनाता है, इस नॉर्मल के इधर उतना ही एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे इसको हम एक नॉर्मल एज ए ट्रीट, मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि ये एक नॉर्मल की तरह ट्रीट कर रहा है। और यहाँ पे इस तरह से बेंड हो गया, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल इक्वल होता है। तो ये यहाँ पे ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे इस वाले पे पॉइंट पे मीट किया, तो यहीं पे हम लोग की जो इमेज है वो बनी है। सो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं। सो पोजीशन कहाँ पे है, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, तो बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है। अगर हम इसके नेचर का बात करें तो ऑब्वियसली देखो ये इधर ही है, और इधर है देखो ये उल्टा बना है, दैट इज़ इन्वर्टेड, और रियल बना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोई एजम्पशन नहीं किए, कोई इमेजिनेशन नहीं किए, डायरेक्टली यहाँ पे जो इमेज है वो बन गई है। तो रियल है और इन्वर्टेड है। अगर हम इसके हाइट का बात करें इन कंपैरिजन टू दिस ऑब्जेक्ट, इस इमेज के हाइट का बात करें तो देखो ये हम इससे छोटा दिख रहा होगा। ओके, तो स्मॉल साइज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं थर्ड में दिया गया है ऑब्जेक्ट एट सी। तो यहाँ पे आप देखे थे, अब आगे आ गए हम सी पर। अब सी से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इसके इमेज फॉर्मेशन को हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया, ये इस तरह से आ गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और ये क्रॉस होगा, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा फोकस से होके, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन में आप लोग क्या करना है, इसमें ये ऑब्जेक्ट एट सी वाला पे याद रखना कि आप लोग को यहाँ से फोकस से लाना है। ठीक है, और फिर से ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आया फोकस से, और देन ये प्रिंसिपल एक्सिस के ये क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, ये वाला रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे अब पॉइंट कहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ पे मिल रहा है। तो इमेज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इमेज यहाँ पे बन रहा है। देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वही डायग्राम किया हुआ है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया रेज, देन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, फोकस से आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट का जितना भी यहाँ पे हाइट है उतना ही हाइट इमेज का भी है, और डिस्टेंस भी यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो कहाँ पे बना है इमेज, तो ऑब्वियसली सी पे बना है, यहाँ पे सी था हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे सी पे बना है। नेचर का बात करें तो रियल और इन्वर्टेड है, इधर है रियल है, वास्तविक में ये बना है। ठीक है, सच में बना है, कोई हम इमेजिनेशन नहीं किए। और इसके उल्टा है, इस ऑब्जेक्ट के ये उल्टा है, तो इन्वर्टेड। हाइट का बात करें तो सेम साइज़ है, जितना साइज़ ये है उतना ही साइज़ ये है। तो बस यही हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो फोर्थ में हम आते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में चलो यहाँ पे हम रखते हैं और समझते हैं। सो इस बार हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इस बार ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे इस तरह से रखा। वही रूल फॉलो होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से पास हो गया। और इसमें भी वही रूल हमें करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे इस पोल पे लाना है, और देन अब इस पोल से आएगा और इस तरह से ये टकरा के इस तरह से चला जाएगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बना। ठीक है, पोल पे आया, देन रिफ्लेक्ट होके इस तरह से चला गया है वो। ठीक है, इस तरह से अब जो इमेज बनेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं यहाँ पे एक बार फिर से आप लोग को बना के दिखा दे रहा हूँ। ये जो इमेज बनेगा थोड़ा सा दूर में बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, इससे इधर बनेगा। ओके, तो अभी जो इमेज बन रहा है वो सी के बियॉन्ड बन रहा है, सी के बियॉन्ड बनेगा।
यही वाला चीज़ देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा C और F के बीच में, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया रे, देन ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट केस हुआ। दूसरा में इस लाइट रेज को हम इस पोल के पास ला रहे हैं, देन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो C के बियॉन्ड यहाँ पे इमेज बना, यहाँ पे पॉइंट मिला, दैट मीन्स कि जो इमेज बना हम लोग का ये हो गया। तो इस बार अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो छोटा है इन कंपैरिजन टू इमेज का हाइट को लेके अगर हम बात करें तो धीरे धीरे आप देख रहे होगे कि अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट छोटा हो जा रहा है और ये जो इमेज है इसकी हाइट बड़ी होती जा रही है। जब एकदम इन्फिनिटी में था तो पॉइंट साइज आया, जब इधर आया तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, और इधर आया तो और ये इमेज बड़ा हो रहा है। इसी तरह से हम जितना इसके सामने लाते जाएंगे, ठीक है, अब इस पोल के सामने हम जितना लाते जाएंगे तो इसकी इमेज और दूर होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। ठीक है, चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक दिया है, पोजीशन कहाँ बना, तो बियॉन्ड C के बियॉन्ड बना, मतलब इस साइड बना। नेचर क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा क्योंकि उल्टा है, और इस साइड में है यानी कि उल्टा है यानी कि इन्वर्टेड है, रियल है क्योंकि ये सचमुच का बना है, इसमें कोई भी हम कल्पना नहीं किए हैं। अगर हाइट का बात करें तो इनलार्ज्ड, बड़ा हुआ इससे। ठीक है, इमेज का हाइट बड़ा है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट एट F पे अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे क्योंकि C और F में हम रख चुके हैं, अब हम F में ऑब्जेक्ट रखेंगे। सो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है, F के पास हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो पैरेलल आएगा और कहाँ से पास होगा, पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के और पास होगा फोकस से, तो यहाँ पे फोकस से पास हो गया। देन सेकेंड में हम फिर से इस प्रिंसिपल एक्सिस के इधर एक लाइट रेज लाएं, देन यहाँ से कुछ इस तरह से ये पास होगा। तो इस वाले कंडीशन में अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, इधर में आप लोग को ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहेंगे क्योंकि ये बहुत दूर में जाके मिलते हैं, बहुत दूर में जाके मिलेंगे। सो जो इनकी पोजीशन होगी वो इन्फिनिटी होगी, और इधर बन रही है तो ऑब्वियसली ये रियल और इन्वर्टेड होंगे, और जो हाइट होगी वो बहुत बड़ी होगी क्योंकि बहुत दूर में बन रही है, तो हाइट इसकी बहुत बड़ी होगी, दैट इज़ की हाईली इनलार्ज्ड। जो आपका डायग्राम है, जो इमेज फॉर्मेशन है, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज थे ये बहुत दूर में जाके मीट करेंगे, जो इमेज बनेगा बहुत दूर में बनेगा, इस वजह से पोजीशन जो इसका इन्फिनिटी होगा। अब इसमें एक लास्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P। अब जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे यहाँ F और P के बीच में रखेंगे। देखो रूल्स हमें वही लगाने हैं, हम लाएंगे इस तरह से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, देन ये इस तरह से फोकस से होके पास हो जाएगा, फर्स्ट रूल। उसके बाद हमें वही सेकेंड रूल फिर से लगाना है कि हम इस पोल के पास लाएं एंड देन ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंगल ऑफ I बराबर एंगल ऑफ R यहाँ पे हुआ। अब ये दोनों जो रेज हैं ये इधर मीट नहीं होंगे, इधर ये मीट होंगे ही नहीं, तो इसमें क्या होगा F और P में कि हम इसमें इमेजिन करेंगे क्योंकि ये दोनों जो रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो आपस में कहीं मीट नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये कुछ इस तरह से आगे इधर बढ़ रही होंगी और ये इधर कुछ इस तरह से आगे इस तरह से बढ़ रही होंगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से इधर की ओर बढ़ रही होंगी और ये कुछ इस तरह से बढ़ रही होंगी। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे, इस कंडीशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इमेज होगी कुछ इस तरह से आगे इधर की ओर बढ़ेगी, इस तरह से आगे बढ़ेगी, जो इमेज बनेगा वो इधर बनेगा। तो मिरर के इधर बनेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कल्पना किए, एक इमेजिनेशन किए। ठीक है, महसूस हुआ कि यहाँ पे बनेगा इमेज, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट दैट मीन्स कि ये इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट के सीधी बनी है, दैट इज इरेक्ट। ओके, तो इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो पोजीशन का है, तो पोजीशन देखो इमेज का जो पोजीशन है इस मिरर के इधर है, तो मिरर के इधर हम इसको कहते हैं बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड मिरर, और नेचर वही है वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर हम इसके हाइट का बात करें तो देखो ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा है, इसका बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली इनलार्ज्ड होगा। ठीक है, इनलार्ज्ड हो जाएगा। सो ये यहाँ पे इसकी जो इमेज फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके यूजेस को हम एक एक करके देख लेते हैं। सो कॉनकेव मिरर का अगर हम यूज़ का बात करें तो फर्स्ट में दिया गया है कि यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। तो इसका यूज़ डेंटिस्ट करते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो करते हैं, ताकि जो दांत हैं वो बड़ा देख सके। सेकेंड है यूज्ड फॉर सेविंग टू सी लार्जर इमेज।
इसका यूज़ सेविंग के लिए दौरान भी किया जाता है ताकि जो इमेज है वो बड़ा दिखे। थर्ड में है यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में भी इसका यूज़ किया जाता है, जिसको हम सौर भट्टी कहते हैं। जो सूर्य की रोशनी है उसको हम एक पॉइंट पर करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। एक पॉइंट पे सूर्य की जो रोशनी होगी उसको एक पॉइंट पे करने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट में यूज़ दिया गया है टॉर्चेज या फिर सर्च ऑफ लाइट व्हीकल्स के हेडलाइट्स में भी हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं ताकि जो उनकी बीम ऑफ लाइट हो सके वो पावरफुल हो सके, मजबूत हो सके। सो कॉनकेव मिरर का जो भी यूजेस था वो ख़त्म कर लिए हैं हम। आगे हम कॉन्वेक्स मिरर को लेके अब समझेंगे। सो कॉन्वेक्स मिरर, इसका फिगर यहाँ पे आप देख ही सक रहे हो। तो इसमें भी इसी तरह से ये वाला हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, सेंटर अब इस बार क्या है, इधर है, ठीक है। ये इस तरह का एक स्फीयर से बना हुआ है तो सेंटर अब इधर होगा। यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यानी रेडियस होगा। देन यहाँ पे P और C के बीच में, यहाँ पे मिडिल में, मिड पॉइंट में F है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि हमने अभी कॉनकेव में देखा। P और इस F के बीच का जो दूरी है होगा वो स्मॉल f होगा, ठीक है। ये वाला तो खैर प्रिंसिपल एक्सिस है ही है। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। अगर हम इसके रूल्स का बात करें तो बिल्कुल उसी तरह का इसमें भी कुछ रूल्स है, 4 रूल्स इसमें भी हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट रूल ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई रे आता है तो यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाता है। उसमें क्या होता है, कन्वर्ज हो रहा था, इसमें डाइवर्ज हो जाता है, जो रे है वो दूर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होकर ये डाइवर्ज हो गया, यहाँ से आया ये इधर चला गया, ठीक है, ये दूर चला जाता है। लेकिन हम इसमें इस तरह से एक सोचते हैं, या एक तरह से हम बोल सकते हैं थिंकिंग करते हैं कि जो इमेज है वो इस तरह से फोकस से होके पास कर रही होंगी। तो इसमें हम देख लिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, डाइवर्ज होके ये फोकस से होके पास हुआ। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड रूल का बात करें तो सेकेंड रूल में दिया गया है कि जो रे है वो फोकस से पे आने का कोशिश करेगा, ठीक है, फोकस से पास होने का इस तरह से कोशिश करेगा, बट ये यहाँ पे पढ़ने के बाद इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। लेकिन हाँ, ऐसा महसूस होगा कि फोकस से ये पास कर रहा है, ओके। तो ये रूल नंबर 2 हो गया। सिंपल वही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, फोकस से पास होगा, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। देन फोकस से पास होने का के लिए आएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। रूल नंबर 3 को देखते हैं। तो वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा इस तरह से, देन इसी के थ्रू ये वापस चला भी जाएगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा उसी रेज में। तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि हमने कॉनकेव में देखा, बस उसमें क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर था और उसमें हम महसूस नहीं कर रहे थे। जैसे इसमें महसूस करेंगे क्या, जो रेज है वो इधर आ रहा होगा लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। और रूल नंबर 4 भी उसी तरह से है। यहाँ से इस तरह से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, मतलब एक इंसिडेंट रे आया, देन यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही होगा, एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा। चलो यहाँ तक हम सो रूल्स को समझ लेने के बाद अब हम कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे। उसमें हमने 6 केजेस देखे हैं, इसमें हमें केवल 2 ही इमेज फॉर्मेशन करना है, ज़्यादा नहीं है। और दोनों ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट होगा, इसमें रियल और इन्वर्टेड कॉन्वेक्स मिरर में नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, तो अभी रूल हम देखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो ये यहाँ पे डाइवर्ज हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि फोकस से पास हो रहा होगा। इसी तरह से इन्फिनिटी पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इसी तरह से ये डाइवर्ज होते रहेगा और फोकस से इस तरह से पास होते रहेगा। कहीं से भी आप इन्फिनिटी से रख लो, ये इधर की ओर इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, इधर से पास होगा। सो यही जो फिगर है यहाँ पे भी हमने ड्रॉ कर रखी है ताकि आपको साफ साफ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर हम बात करें तो जो पोजीशन बनता है वो एफ में बनता है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से आया था ऐसे ये डाइवर्ज हो गया था, देन यहाँ पे हम एक इमेजिन किए कि ये फोकस से होके पास करेगा, देन ये इधर से आया था, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, यानी डाइवर्ज हो गया। तो ये वाला जो हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि फोकस से होके पास हो रहा होगा। यही है फर्स्ट रूल, हम यही पढ़े थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास आएगा, देन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसा महसूस होगा कि ये फोकस से होके पास हो रहा होगा। सो इमेज कहाँ बना, इस फोकस के पास। सो पोजीशन एट एफ, ठीक है, फोकस के पास। नेचर क्या होगा, तो इधर बन रहा है तो वर्चुअल और इरेक्ट। अच्छा, हाइट ऑफ द इमेज, तो पॉइंट साइज है, बहुत ही छोटा है, इसको हम डिमिनिश्ड भी कहते हैं,
अब सेकेंड नंबर में इसमें दिया गया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन p एंड इन्फिनिटी। अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और p के बीच में रख रहे हैं। इन्फिनिटी आप इधर समझ लो और p इधर है, तो इन्फिनिटी और p के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, फिर से हम वैसे ही करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के इधर एक हम लाइट रेज लाएंगे, फिर से ये डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होने के बाद फिर से ये फोकस से ही पास होगा। ओके, और दूसरा कंडीशन में हम इसमें इस बार यहाँ से पास करेंगे, ठीक है, इस पोल के पास से। देन ये फिर से इस तरह से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब महसूस होगा कि जो रेज है कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो इमेज अब यहाँ पे बनेगा इस वाले पॉइंट में। तो इस फिगर में अब यहाँ पे देख लो अब, ठीक है, यहाँ से आया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, इस तरह से ये महसूस हुआ कि ये इधर से जो है कुछ इस तरह से फोकस से पास कर रहा है। देन दूसरा रूल, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर इधर डाइवर्ज हो गया, ठीक है, ऐसे आया, इधर डाइवर्ज हो गया। तो यहाँ से हम ऐसे सोचें कि इधर से ये पास हो रहा होगा। सो इमेज हम लोग का इस वाले पॉइंट पे बना है। तो इसमें अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो बड़ा है और इमेज का जो हाइट बना है वो छोटा बना है। और यहाँ पे कहाँ पे बना है, जो इमेज बना पोजिशन है बताओ किस पॉइंट पे बना है, तो बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F। नेचर का बात करें तो इस साइड में बना है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। हाइट का बात करें तो ऑब्जेक्ट से छोटा है, दैट इज़ की स्मॉल है। तो कॉन्वेक्स मिरर का भी आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम इसके यूजेस को देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज़ हैं। सो इसका यूज़ किया जाता है रियर व्यू मिरर के रूप में, हम व्हीकल्स में इसका यूज़ करते हैं। जैसे गाड़ियों वगैरह में अगर आप देखते होगे कि उसमें जो मिरर लगा हुआ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम किसी बड़े एरिया को किसी छोटे से एक मिरर से ही हम देख पाते हैं। सो यहाँ पे दिया गया है कि इट ऑलवेज गिव इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो फर्स्ट तो ये यूज़ हो गया आपका रियर व्यू मिरर का, कि एक तो इसमें हमें सीधा और छोटा इमेज बना के देता है, ठीक है, छोटा इमेज बना के देगा तो हम ज़्यादा एरिया को देख पाएंगे। सो वही दिया गया है कि इट ऑल्सो हेल्प्स द ड्राइवर टू व्यू लार्जर एरिया, क्योंकि छोटा इमेज बना रहा है, तो छोटा इमेज बना रहा है तो बड़े एरिया को वो देख सकता है। और सीधा बना रहा है तो ये भी एक यूज़ हुआ। सेकेंड में है कि यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर। इसका यूज़ शॉप्स वगैरह में भी एक सिक्योरिटी मिरर की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे किसी किसी शॉप्स में अगर आप देखते होगे कि जो दुकान का मालिक होता है, मान के चलो यहाँ पे एक मालिक है जो बैठा हुआ है लेकिन पीछे वो अपनी सारी चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, तो वो क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, जिससे कि ये क्या करेगा, इस कॉन्वेक्स मिरर से इसके पीछे में जो भी चीज़ें हो रही होंगी एक छोटे से जगह में भी ये पूरे एरिए को ये देख सकता है। तो शॉप्स में भी इसका यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी मिरर के रूप में। नेक्स्ट आगे है यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न, यानी कि तीखी जो मोड़ होती है उसमें भी इसका यूज होता है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे एक मोड़ है, ठीक है, यहाँ पे एक रोड है, यहाँ पे भी एक रोड है, यहाँ पे एक मोड़ है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है ताकि इधर से आने वाले लोगों जो भी आएंगे वो इधर जो भी इधर से आ रहे हैं उनको देख सकते हैं, चाहे इधर से जो भी लोग आएंगे इधर वो इस कॉन्वेक्स मिरर से देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा एरिया को इधर देख सकता है। ओके, चलो ये हो गया। चलो नेक्स्ट आगे दिया गया है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन को समझेंगे एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। ओके, सो इसमें साइन कन्वेंशन में कुछ चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। साइन कन्वेंशन को समझना बहुत आसान है, बस अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है तो आपका बस इसमें वही यूज़ होगा। ये इसको आप समझ लेना एक्स एक्सिस और इसको समझ लेना वाई एक्सिस। और आपको पता होगा कि इधर वाला जो होता है वो नेगेटिव में होता है और इधर वाला जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। इसी तरह से ऊपर वाली जो चीज़ें होती है वो पॉजिटिव में होती है और नीचे वाली जो भी चीज़ें होती है वो नेगेटिव में होती है। तो आपके यहाँ पे जो साइन कॉन्वेंशनल रूल है बस वही है। दिया गया है कि लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन दैट इज वाई एक्सिस, इसको हमने अभी समझा था वाई एक्सिस आर टेकन नेगेटिव, यानी कि इस वाई एक्सिस के जो लेफ्ट साइड में इधर जितनी भी होंगी जो भी चीज़ें होंगी वो नेगेटिव में होंगी, ठीक है, वही ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह। इस साइड वाला पॉजिटिव में होगा, नीचे वाला नेगेटिव में होगा, देन ऊपर वाला पॉजिटिव में होगा।
इसमें क्या नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली जो हमने अभी इमेज के डिस्टेंस, चाहे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, चाहे उसकी हाइट, इस सब के बारे में पढ़ा, फोकल लेंथ, तो वही नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे। न्यूमेरिकल्स का हम यहाँ पे कुछ आपको बताने जा रहे हैं, तो वो आप लोग जब बताएंगे तो वो आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर आपको कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन सिर्फ लिखना होगा तो यहाँ से आप लिख सकते हो, बाकी यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है। बस आप लोग इतना समझो कि ऊपर वाला जो होता है इधर वाला ये पॉजिटिव में होगा, नीचे वाला नेगेटिव में होगा, फिर इधर नेगेटिव होगा, फिर इधर पॉजिटिव होगा। आगे हम लोग मिरर फॉर्मूला में आ जाते हैं और इसको समझते हैं। देन इसमें जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है, जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इसको समझ लो आप बस। सो मिरर फॉर्मूला रिलेशन बनाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज़ की u, इमेज डिस्टेंस दैट इज़ v एंड फोकल लेंथ दैट इज़ की f। इन सब के बीच में एक रिलेशन बनाता है। तो मिरर फॉर्मूला बस यही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसमें से ये f क्या है तो फोकल लेंथ है, v क्या है तो इमेज डिस्टेंस है, u क्या है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इसमें सबसे बड़ी लोचा ये हो जाती है कि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि f को कब हम नेगेटिव में लिखें, v को कब हम नेगेटिव या पॉजिटिव लिखें, u को कब हम नेगेटिव पॉजिटिव लिखें, इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो वो वाली कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स के रूल्स लिख दिए हैं, इसको याद रखना, बाकी आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स चुटकियों में बन जाएगा। सो अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स का बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज़ की u हमेशा नेगेटिव होता है। u जब भी आप लो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो हमेशा आप नेगेटिव में लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे दिया गया है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, इसमें hi लिख दिया है, इसमें hi मत लिखना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात किया गया तो ho लिखना, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा जो आपकी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव में होगी। तो ऑब्जेक्ट का हाइट भी किधर होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट भी इधर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो मिरर है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो डिस्टेंस तो माइनस में होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी यहीं पे होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा ये ऐसे होगा, सीधा होगा, यानी कि ऊपर की ओर होगा। तो अभी मैंने बताया कि ऊपर की ओर जो रहेगा वो वाई एक्सिस मान के चलो ये है, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव में हुआ। तो इस वजह से ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव में और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, इससे मैटर नहीं करता है। अब इमेज डिस्टेंस में आते हैं, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। तो दिया गया है कि इमेज डिस्टेंस भी इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए याद रखना कि जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है। अब इसको हम इस एक वाले एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि ये देखो कॉन्वेक्स मिरर था, तो जो भी कॉन्वेक्स मिरर में हम देखे थे कि इमेज फॉर्मेशन हुआ था तो इस साइड हुआ था, और इस साइड में इमेज फॉर्मेशन होने का क्या मतलब हो गया कि जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, अगर हम यहाँ पे इसको एक हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह समझे, जो कि एक्स एक्सिस इधर हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो इधर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। देख लो वही है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में देखो पॉजिटिव लिया गया है। अगर हम कॉनकेव का बात करें तो कॉनकेव में क्या होगा, तो कॉनकेव में बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द कॉनकेव मिरर इमेज डिस्टेंस भी इज पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर जैसे ये हो गया कॉनकेव मिरर, तो इस कॉनकेव मिरर के बिहाइंड, बिहाइंड कहने का मतलब है इस साइड, तो इस साइड जब भी रहेगा तो वही रूल है, इस साइड रहेगा तो इधर पॉजिटिव है, तो भी क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। अगर हम इन फ्रंट का बात करेंगे, जब भी इन फ्रंट का बात होगा, इन फ्रंट का बात होगा कॉनकेव मिरर में, तो इन फ्रंट इधर हो गया, ठीक है, तो इधर आया, दैट मीन्स कि इधर क्या होगा, ये नेगेटिव में होता है एक्स एक्सिस में, तो इन फ्रंट में होगा कॉनकेव मिरर में नेगेटिव, भी का वैल्यू मतलब भी की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, और बिहाइंड द मिरर बोला जाएगा तो भी की वैल्यू पॉजिटिव में हमेशा लेंगे। अगर हम इमेज का बात करें तो अगर इमेज इरेक्ट है, इमेज अगर इरेक्ट है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव में होगा। इरेक्ट होने का क्या मतलब हो गया कि इस साइड में बनेगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। इमेज अगर इस साइड बन रही है तो वो सीधी बनेगी, सीधी बनेगी तो वो पॉजिटिव होगी ऊपर की ओर, ठीक है। ऐसे भी इधर वाला क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है,
और इसमें दिया गया है कि इफ़ इमेज इज इन्वर्टेड, अगर इमेज उल्टा बने, नीचे की ओर बने, तो नीचे वाला नेगेटिव में होता है, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। वहीं अगर हम फोकल लेंथ का बात करें तो कॉनकेव मिरर में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ यानी कि जो f की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये अगर कॉनकेव मिरर हमने यहाँ पे लिया हुआ है तो फोकल लेंथ किधर होता है, यहाँ पे f की वैल्यू होती है, तो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक होता है, तो इधर वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो इधर होता है। सो इस वजह से इधर वाली साइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एक्स एक्सिस की इधर वाली साइन पॉजिटिव होती है। सो इस वजह से कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ यानी एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी। आगे हम न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे तो और अच्छे से वहाँ पे क्लियर होगा। सो देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिए हुए हैं, इसको हम समझ लेते हैं। दिया गया कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर निगेटिव में क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉनकेव मिरर का बात किया जा रहा है। तो कॉनकेव मिरर में अभी हम ऊपर में आप लोग को बताएं कि जो कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर है यहाँ पे, तो ये कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है। ठीक है, इसको नहीं देखना, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होता है। सो देखो इस वजह से हमने यहाँ पे जो फोकल लेंथ को लिया हुआ है नेगेटिव में लिया हुआ है। एक बार हमने यहाँ पे और लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ का मिस्टेक यहाँ पर भी वही हुई है क्योंकि उसी का यहाँ पे ये एक फोटोकॉपी हो गया है। सो यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव में हो गया -20 सेंटीमीटर। देन इसके बाद आगे और क्या दिया गया है, तो फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमें निकालने के लिए बोला गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि u का वैल्यू निकालना है। फ्रॉम द मिरर शूट 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO से डिनोट कर दिए 4 सेंटीमीटर। बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो इमेज का डिस्टेंस दिया गया है 30 सेंटीमीटर, दैट इज़ v का वैल्यू दे दिया गया है। तो अब ये हम नेगेटिव में क्यों लिखे हैं, ये नेगेटिव में क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट अभी बताए थे कि इस साइड होता है इन फ्रंट और इस साइड होता है बिहाइंड। तो जब भी इन फ्रंट का बात आएगा तो हमेशा आपको नेगेटिव में लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने b का वैल्यू नेगेटिव में लिया हुआ है। अब चलो इसको हम पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। सो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। हमने यहाँ पे f का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे v का वैल्यू पुट कर दिया। अब इसके बाद हम ये जो यहाँ पे पूरा टर्म था हम इस साइड ले आए और ये जो 1/-20 था इसको हम यहाँ पे कर दिए। देन ये जो 1/-30 था ये इक्वल टू से इस साइड आया, तो यहाँ पे प्लस था तो इधर आया तो ये माइनस हो गया। चाहे आप डायरेक्ट इसको माइनस माइनस यहाँ पे इस तरह से प्लस भी इस तरह से लिख सकते थे, यहाँ पे देखो प्लस है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। 20 का टेबल में 60 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, 3 × 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 हो गया। माइनस है, माइनस हम रहने दिए यहाँ पे। देन यहाँ प्लस है, प्लस रहने दिए। 30 का टेबल 62 बार में आया, 2 × 1 = 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करने आता ही होगा, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। माइनस प्लस माइनस कर लो, तो ये 3 बड़ा है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो u का वैल्यू -60 आ गया। तो अभी देखो मैंने क्या बताया था कि u हमेशा नेगेटिव में होगा। ठीक है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो। सो u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। सो लिख दिए कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट यानी कि मिरर के इस साइड में, ठीक है, इस मिरर के इस साइड में, दैट इज इन फ्रंट। इधर रहता तो बिहाइंड लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और यहाँ पे हमें निकालने के लिए बोला गया है कि साइज ऑफ द इमेज निकालो। तो इमेज का साइज निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन के बारे में समझना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैग्निफिकेशन को लेके यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। तो ये क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रेशियो होता है इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का। सो यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लिख लिए हाइट ऑफ द इमेज यानी कि HI, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज HO। इसका एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, दैट इज -v/u, यानी कि -v क्या है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना। m इज इक्वल टू यहाँ पे HI/HO एंड m इज इक्वल टू -v/u। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये तीनों बराबर होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैग्निफिकेशंस के रूल भी हैं, ये भी याद रखना कि अगर m का वैल्यू 1 के इक्वल है, अगर मैग्निफिकेशन 1 आ जाए तो उस कंडीशन पे हम समझते हैं कि जो इमेज होगा वो सेम साइज होगा, ऑब्जेक्ट के सेम साइज में होगा। यानी ऑब्जेक्ट का अगर मान के चलो 5 सेंटीमीटर हाइट है तो इमेज का भी जो हाइट होगा वो भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन 1 आया तो। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आ जाए, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आ जाए तो जो इमेज बनेगा वो बड़ा होगा, ठीक है, इमेज जो होगा वो बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो m का वैल्यू क्या था, HI/HO। इसको एक एग्जांपल की तरह समझ लो। मैग्निफिकेशन का वैल्यू मान के चलो 2 ले लिया गया, तो ये HO क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो HI का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2HO। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो HI है उसका वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यानी मैग्नीफाइड हो रहा है। सो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे कि अगर मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा 1 से हम ज़्यादा लिए थे वो, तो यहाँ पे जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर m का वैल्यू 1 से छोटा आ जाए तो जो इमेज होगा वो छोटा बनेगा, ठीक है। लेकिन हमेशा इसको याद रखना कि नेगेटिव में मत लेने लग जाना, कि अगर नेगेटिव में -2 आ गया, जैसे सपोज करो कि m का वैल्यू यहाँ पे नीचे हम देखेंगे कहीं, m का वैल्यू अगर -2 आ गया तो इसमें हम क्या समझेंगे कि क्या ये मैग्नीफाइड हुआ है या डिमिनिश्ड हुआ है। आप बोलोगे सर ये 1 से तो छोटा है तो ये डिमिनिश्ड हुआ है, नहीं, ये डिमिनिश्ड नहीं हुआ है, ये मैग्नीफाइड हुआ है। नेगेटिव पॉजिटिव से आपको यहाँ पे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ इंडिकेट करेगा कि वो वर्चुअल है या फिर इरेक्ट है। अगर नेगेटिव आई है तो वो रियल होगी और पॉजिटिव आई है तो वो वर्चुअल होगी, ठीक है। और m से अगर यहाँ पे कम कहने का बात अगर आ रहा है तो m से कम कहने का मतलब क्या होगा, जैसे 0.5 या फिर 0.4 इस तरह से रहेगा, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, तब वो डिमिनिश्ड होगा। नेगेटिव वाला कभी भी आप उसको डिमिनिश्ड की गिनती में मत करना, ठीक है। नेगेटिव एंड साइन पॉजिटिव साइन ओनली इंडिकेट्स वो रियल है या फिर वर्चुअल है, ठीक है, बस इस बात का ध्यान में रखना। सो यहाँ पे वही जो क्वेश्चन था वही हमने लिया हुआ है। हमने इससे पहले u का वैल्यू -60 निकाल के रखा था, v का वैल्यू हमने यहाँ से ऑलरेडी -30 पहले से लिख के रखा हुआ है। देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देख लो, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर जो था वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। हमें यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया था कि कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज की जो साइज़ होगी यानी जो हाइट होगी वो हमें निकालनी थी। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमने जो 2 फॉर्मूले पढ़े थे इन फॉर्मूला को हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो जो भी वैल्यू हमने ऊपर में अभी देखा, यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू, यहाँ पर हमने अभी जो भी वैल्यू देखा u, v और HO का हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो HI के जगह पे हम यहाँ पे HI रहने दिए, HO के जगह पे जो वैल्यू यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे देख लो HO की जगह 4 है, हम यहाँ पे पुट कर लिए। देन यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिए। आगे v है तो v का वैल्यू -30 है, यहाँ पे पुट कर दिए हैं। u का वैल्यू -60 है, हम यहाँ पे लिख लिए। अब इसके बाद बस कैलकुलेशन ही है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 30 और ये -60 हो गया। देन यहाँ से आप चाहो तो 0 0 कैंसिल कर सकते हो, 3 का टेबल 6 2 बार में आ गया, और इसके बाद 2 2 4 काट भी सकते हो, तो HI बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आया है इस तरह से जब काटोगे तो HI बराबर यानी हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू -2 आया। तो देखो यहाँ पे जो माइनस आया, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस बस इतना ही इंडिकेट कर रहा है कि जो भी इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, ठीक है, जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। यही अगर पॉजिटिव में आता तो हम क्या समझते कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, ठीक है। नेगेटिव कहने का मतलब हो गया रियल बनेगी और उल्टी बनेगी यानी कि इन्वर्टेड होगी। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, पहले इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं। दिया गया है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक फेनोमेनन होता है, यानी कि एक घटना होता है जिसमें जो लाइट की पाथ होती है, यानी कि जो रास्ते होते हैं, लाइट जिस रास्ते से आ रही होती हैं, जिस डायरेक्शन से आ रही होती हैं, वो जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो वो चेंज हो जाती हैं। कहने का क्या मतलब हो गया
कि जैसे सपोज करो कि कोई एक लाइट रेज इस तरह से आ रही है इस डायरेक्शन से, ये फर्स्ट मीडियम हो गया। तो जैसे ही ये किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो ये जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं जाके इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएंगी। यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा कि जो लाइट रेज होंगी वो आर पार हो जाएंगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो लाइट रेज थी वो बेंड हो जा रही थी, ठीक है, इस तरह से वो मुड़ जा रही थी। सो रिफ्रैक्शन में भी हम जितनी भी सारी चीज़ें देखेंगे वो लाइट क्या होंगी, आर पार हो जाएंगी। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। आगे दिया गया है काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन के कारण। इसमें दिया गया है द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट इंटर्स वन मीडियम टू अनदर। जो लाइट की स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे एक जो लाइट रेज है इस तरह से आ रही थी, यहाँ पे जो लाइट रेज आ रही थी जिस स्पीड से आ रही थी इस मीडियम में, दूसरे मीडियम में ये जैसी जाती हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती हैं, तो इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। आगे हम यहाँ पे 3 केजेस पढ़ने वाले हैं बेंडिंग ऑफ लाइट की। जो लाइट इस तरह से आ रहे थे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये जाते हैं तो इनकी जो बेंडिंग होती है वो किस तरह से होती है, तो इनके 3 केजेस हैं, 3 केजेस में बेंडिंग होंगी। तो चलिए एक एक करके इन केजेस को समझते हैं। सो फर्स्ट केस दिया गया है लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। जब लाइट रेज रेयर से डेंसर मीडियम में जाए, रेयर मीडियम क्या होता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, दैट इज़ रेयर मीडियम। और डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। सो इसमें दिया है कि जब लाइट रेज रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। कहने का मतलब क्या हो गया, इसको हम इस फिगर में अच्छे से समझते हैं। जैसे ये लाइट रेज है कुछ इस तरह से आ रही है, ये एयर यहाँ पे एक मीडियम है जिसको हम रेयर मीडियम कहेंगे, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे वाटर एक दूसरा मीडियम मिल गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लाइट के रे यहाँ पे जो इस तरह से आ रहा था ये इस डायरेक्शन पे जाना चाहिए था, बट यहाँ पे ये इस तरह से बेंड हो गई, इस तरह से ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और इसमें कुछ चीज़ें हमें याद भी रखनी है। जैसे यहाँ पे ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, हमें एक सीधी लाइन खींचनी होती है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि एंगल आई, और यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्ट हुआ यानी कि एक एंगल बनाया, नॉर्मल से एक एंगल बनाया, दैट इज़ एंगल आर। तो हमेशा जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमेशा एंगल आई एंगल आर से बड़ा होगा। इस कंडीशन को याद रखना। जब भी लाइट रेज रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस को यहाँ पे समझते हैं। सेकेंड केस में दिया गया है कि लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब जो लाइट रेज है वो डेंसर से रेयर में जा रही है। पहले था रेयर से डेंसर में आ रही थी, अब डेंसर से रेयर में जा रही है। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से वो दूर भागेगी। जैसे यहाँ पे ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल से दूर भाग रही है। इस फिगर में हम अच्छे से इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे यहाँ पे जो लाइट रेज है कुछ इस तरह से जा रही थी, ये इसको इस तरह से जाना चाहिए था, बट ये नॉर्मल की तरफ नहीं मुड़ रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है। देखो नॉर्मल से दूर जा रही है, अगर नॉर्मल की तरफ मुड़ती तो ऐसे मुड़ती, अगर लाइट रेज रेयर से डेंसर में आती तो कुछ इस तरह से मुड़ती। लेकिन जब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो लाइट रेज हैं वो नॉर्मल से दूर जाती हैं, ठीक है। जब डेंसर से रेयर जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। अब यहाँ पे जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, तो इसमें एंगल आर का वैल्यू ज़्यादा होगा, एंगल आर का वैल्यू एंगल आई से ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है। समझ में आ गया। तो ये 2 केसेस हो गए। चलो नेक्स्ट थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस में दिया गया है नो बेंडिंग, यानी कि कोई भी बेंडिंग नहीं होगा जब लाइट रेज नॉर्मल इंसिडेंस से होके पास होंगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि इस फिगर में यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया और इसी के ऊपर से रे ऑफ लाइट आ रहा है, एकदम परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। जब भी लाइट रेज नॉर्मल के ऊपर से आती हैं तो कोई भी बेंडिंग नहीं होता है।
इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई का भी वैल्यू 0 और एंगल आर का भी वैल्यू 0। ठीक है, तो नॉर्मल इंसिडेंस में नो बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, 3 केसेस हमने समझ लिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, कुछ हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल से ये रिलेटेड है रिफ्रैक्शन से। फर्स्ट में दिया गया है कि लेमन प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर एपियर्स बिगर। जब हम नींबू को किसी ग्लास के टम्बलर में यानी किसी कांच के ग्लास में अगर हम डालते हैं तो वो हमें बड़ा दिखता है। इस फिगर में आप देखो, आपने ऐसा महसूस किया होगा कई बार कि एक कांच का ग्लास है, उसमें अगर नींबू को अगर आप डाल दो तो वो हमें बड़ा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ही हुआ है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया रिफ्रैक्शन का। सेकेंड में दिया गया है द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल एपियर्स हायर। कई बार आपने ऐसा देखा होगा स्विमिंग पूल में भी कि जब आप स्विमिंग पूल के पास खड़े होकर अगर उसको आप देखोगे तो अगर अंदर का सरफेस दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल में, अगर वाटर पूरा क्लियर है, तो जो स्विमिंग पूल का जो नीचे वाला सरफेस होगा वो थोड़ा सा ऊपर हायर की तरफ दिखेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेली लाइफ का एग्जांपल हो गया रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। थर्ड में है लेटर्स ऑफ ए बुक एपियर्स टू बी रेज्ड व्हेन सी थ्रो अ ग्लास स्लैब। जब किसी एक ग्लास स्लैब से हम बुक में लिखे हुए किसी लेटर को देखते हैं तो वो लेटर भी हमें बड़ा दिखाई देता है। तो ये भी एक डेली लाइफ एग्जांपल है रिफ्रैक्शन का। ओके, सो यहाँ पे अभी हमने जो ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा, इसी को आगे हम और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में लाइट रेज का रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। सो सपोज करो यहाँ पे हमने एक ग्लास स्लैब लिया हुआ है, इसके अंदर का ये वाला जो एरिया है ये डेंसर मीडियम होगा, ये वाला रेयर मीडियम है, यहाँ तक हमें पता है। अब सपोज करो कि एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आई, तो ऊपर में अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल बना लिया, ये लाइट रे क्या हुआ नॉर्मल की तरफ इस तरह से ये बेंड होके यहाँ तक आएगा क्योंकि डेंसर मीडियम यहाँ तक था। देन यहाँ पे अब जैसी ये लाइट रे आई है तो अब डेंसर मीडियम से फिर से ये रेयर मीडियम में जाएगा। तो फिर जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है लाइट रेज, तो नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो यहाँ से हमें फिर एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल से देखो दूर भाग गया। देखो ये वाला रे अगर इस तरह से बेंड नहीं होता तो ये जो इंसिडेंट रे है कुछ इस तरह से आता। तो ये जो इंसिडेंट रे होता है और यहाँ से ये वाला जो एक रे आपको लाइट रे दिखाई दे रहा है, इस लाइट रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे। और यहाँ पे जो ये एक एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ई से डिनोट करते हैं। तो ये जो इमरजेंट रे होता है और ये जो इंसिडेंट रे है ये हमेशा पैरेलल होगा ग्लास स्लैब में। ओके, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये किन चीज़ों पे डिपेंड होता है तो आगे हम इसके बारे में जानेंगे। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे इस डायग्राम में भी समझाया हुआ है। देखो लाइट रेज ऐसे आया, देन यहाँ पे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, यहाँ तक ये इस तरह से आया, फिर ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भाग गया। तो ये वाला जो रे है इसको हम इमरजेंट रे कहेंगे। देन ये वाला देखो ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, ये वाला जो लाइन था ये इंसिडेंट रे था, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम डी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जो चीज़ अभी आपको मैंने बताई यहाँ पे इस फिगर में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट में दिया गया है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का कितना थिकनेस है यानी कि ये कितनी मोटी है या फिर कितनी पतली है उस पर डिपेंड करेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर जो थिकनेस है वो ज़्यादा रहा यानी कि वो मोटी रही तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, यानी कि जो यहाँ पे जो इसकी दूरी थी वो ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर थिकनेस कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आप ये समझ लो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास स्लैब का, अगर वो बढ़ता है यानी कि ज़्यादा होता है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। थर्ड में एक और पॉइंट दिया गया है वेव लेंथ ऑफ ग्लास स्लैब।
वेवलेंथ को हम लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं इस तरह से। तो अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है। और एक चीज़ और हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दिया है जो कि आई के चैप्टर में आप पढ़ोगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, कि वायलेट कलर में सबसे कम वेवलेंथ होता है, इस वजह से उसमें सबसे ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, और जिसमें ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होगा। ठीक है, यहाँ तक अभी तक समझ में आ गया होगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है। तो थिकनेस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होता है, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ग्लास स्लैब के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से ग्लास स्लैब के बारे में हमने पढ़ा, बिल्कुल इसी तरह से ग्लास प्रिज्म के बारे में है। जैसे हमने देखा कि ग्लास स्लैब में क्या हो रहा था कि जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे था वो पैरेलल हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है वो डाइवर्ज होगा, यानी एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लिया हुआ है। देखो यहाँ से एक इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आया, देन ये इस तरह से आगे सीधा निकल जाता, बट यहाँ से यहाँ तक अंदरला जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर डेंसर मीडियम है। ग्लास प्रिज्म के अंदर में क्या है, डेंसर मीडियम है, उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो लाइट रेज है उसको जाने में दिक्कत होगी, तो स्पीड कम हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे मीडियम जो होगा, जो भी डायरेक्शन होगा लाइट रेज का वो चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ से इस तरह से गया, देन ये बेंड हो गया, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाता है। ये नॉर्मल हमने यहाँ पे इस तरह से बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से नॉर्मल बनाया, तो नॉर्मल की ओर मुड़ गया, यहाँ तक ऐसे आया। देन यहाँ से हमने फिर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और अब ये डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो लाइट रे है वो नॉर्मल से दूर भाग रही है। तो ये जो पहले इंसिडेंट रे था, और यहाँ पे ये जो इमर्जेंट रे है, यहाँ से यहाँ तक देखो ये डेविएशन कर रहा है या डाइवर्ज हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा था, ग्लास स्लैब में दोनों पैरेलल हो रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है कि ग्लास स्लैब में इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होता है, जबकि ग्लास प्रिज्म में इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे डाइवर्ज होता है, उनका डेविएशन होता है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ग्लास प्रिज्म क्लियर हो गया होगा। हालांकि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आगे का जो चैप्टर है, जो कि हम आप लोग के लिए बहुत ही जल्दी अब लेके आने वाले हैं, तो उसमें इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो आगे अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यहाँ पे दिया गया है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यदि दो मीडियम दिया हुआ हो, तो फर्स्ट मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी और सेकेंड मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी, तो इन दोनों के ही रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस फिगर में समझने का कोशिश करो कि ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला मीडियम का जो भी स्पीड ऑफ लाइट होगा, सेकेंड मीडियम का जो भी स्पीड ऑफ लाइट होगा, इन दोनों को हम इस तरह से रेशियो में ले लेंगे, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम या तो म्यू से डिनोट भी कर सकते हैं या फिर एन से भी डिनोट कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी समझ लो कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ेगा, और अगर डेंसिटी बढ़ता है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने मतलब क्या है, 1/, स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। इससे हम यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं, जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो लाइट की स्पीड है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो मीडियम लिए थे ना, μ1 और μ2, दो मीडियम लिए थे। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक मीडियम के लिए μ2 ले लिया और दूसरे मीडियम के लिए μ1 ले लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप कर सकते हो कि सर आपने μ2 को ऊपर क्यों लिखा, μ1 को आपने नीचे क्यों लिखा है। तो आप लिख सकते हो μ1 को ऊपर भी लिख सकते हो, μ2 को नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आप μ2 को ऊपर लिखते हो तो स्पीड ऑफ लाइट v1 का, यानी कि फर्स्ट मीडियम का जो लाइट की स्पीड होगी वो ऊपर होगी, क्योंकि ये 1/v है, ये 1/v है।
ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, v1 ऊपर हो जाएगा, v2 नीचे होगा। अगर μ2 बाई μ1 करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम का ऊपर होगा, स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम का नीचे होगा। और अगर हम μ1 को यहीं पे ऊपर कर देते हैं और μ2 को नीचे लिखते हैं तो यहाँ पे फिर हम चेंज कर देते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम का ऊपर लिखते हैं और स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम का हम फिर नीचे लिखते हैं इस तरह से। तो μ2 बाई μ1 लिखा गया है तो v1 बाई v2, अगर μ1 बाई μ2 रहता तो v2 बाई v1, ऐसे उल्टा कर लेना। ठीक है, अच्छा इसको पढ़ेंगे कैसे? रीड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये जो सेकेंड मीडियम है तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखे हुए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। आगे इसको हम और डीपली से पढ़ेंगे, इसके पहले यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भी देख लेते हैं। जैसे ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता भी दिया है कि जो रेयर मीडियम होता है यानी कि जो एयर है उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, तो वही यहाँ पे फास्ट मैंने लिख दिया है। जो डेंसर मीडियम होता है वहाँ पे लाइट की जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का हमने यहाँ पे μ1 माना है तो वही यहाँ पे हमने लिख दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे सेकेंड मीडियम कर लेना, सेकेंड मीडियम का हमने μ2 माना है तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम का v1 है, स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम का हमने यहाँ पे v2 माना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ जो हमने लिखा है μ2 बाई μ1, इसको और भी आप कैसे दूसरे तरीके से लिख सकते हो? तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि μ2 और 1 को ऐसे इधर भी लिख सकते हो। ये पढ़ाएगा यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इस 1 को हटा के आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाता है, कोई कोई यहाँ पे 1 को लिखता है, कोई कोई यहाँ पे लिखता है, या तो आप इसको इस तरह से बाय में भी करके लिख सकते हो। लेकिन पढ़ने के लिए आपको आना होगा। अगर ये सपोज करो ऐसे रहता तो हम ऐसे लिखेंगे, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, या फिर 2 को आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। समझ में आ गया? तो अलग अलग तरीके से पढ़ा या फिर लिखा जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लास की जो स्पीड है वो दी गई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और एयर की स्पीड दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो देखो लिखना कैसे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का तो जी लिख देंगे, एयर ए आप यहाँ पे लिख सकते हो या फिर यहाँ भी आप लिख सकते हो। तो देखो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इस तरह से लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सॉल्यूशन यहाँ पे देख लो, यही वाला फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो एयर में स्पीड था इसको हम यहाँ पे लिख लिए 3 × 10⁸, और जो ग्लास में स्पीड था वो यहाँ पे हम लिख लिए 2 × 10⁸। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 1.5 आ जाएगा। सो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को भी बना सकते हो। अब इसमें एक टर्म और दिया गया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? तो ये भी बिल्कुल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह ही होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द अदर मीडियम। इसमें जो रेशियो लिया जाएगा उसमें एक स्पीड ऑफ एयर रहेगा, एयर का एक स्पीड रहना कंपलसरी है। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जो मीडियम होगा वो एक एयर ही होगा और दूसरा मीडियम वाटर ही होगा। मीडियम चेंज भी हो सकता है हम ग्लास से वाटर में मीडियम में चेंज आए। फर्स्ट मीडियम हम ग्लास ले और दूसरा मीडियम हम वाटर ले, इसमें हम लाइट रेज जो होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहलाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा कि एक मीडियम आपका एयर रहना चाहिए, एक मीडियम एयर रहना चाहिए और बाकी आपका जो दूसरा मीडियम है वो कोई भी रहे वो चलेगा। तो इन दोनों ही मीडियम की जो लाइट की स्पीड की रेशियो होंगी इसी को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। इसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या है रिफ्रैक्टिव और एब्सोल्यूट में, कि रिफ्रैक्टिव में एक एयर आपका कंपलसरी है, एक मीडियम एयर रहना चाहिए। सो इस तरह से यहाँ पे अब एक फॉर्मूला हो गया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है यानी कि n होगा, तो इसका वैल्यू दिया गया है c/v। c क्यों लिखा गया है? तो लाइट की जो स्पीड होती है एयर में तो उसको हमेशा हम c से ही रिप्रेजेंट करते हैं
और हम ऊपर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्पीड इन लाइट इन एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर में भी मैंने लिखा हुआ था कहीं। ठीक है, तो हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है वो C/V होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक को हम समझते हैं, जो कि है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम दो लॉज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉज दिया गया है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये बिल्कुल लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन की तरह है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों ही एक ही प्लेन में लाइज होगा। इस फिगर में आप देख सकते हो, ये जो ग्रीन कलर में आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये एक ही प्लेन में ये लाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये लॉज नंबर 1 हो गया रिफ्रैक्शन का। सेकेंड लॉज में यहाँ पे दिया गया है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो लिखा गया है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर में अभी हमने क्या पढ़ा कि जो लाइट रेज होती है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ वो मुड़ जाती हैं। तो सपोज़ करो कि यहाँ पे हमने एक मीडियम ले लिया, मीडियम 1, और ये है मीडियम 2, ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम से जब ये डेंसर मीडियम में ये लाइट रेज आया तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हुआ है कि ये भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया तो ये भी नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये यहाँ पे डिफरेंट हमने लिया हुआ है। तो इस तरह से आप कितना भी एंगल ऑफ यहाँ पे इंसिडेंस ले आओ तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो डिफरेंट हम ले सकते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप अलग अलग ले सकते हो, लेकिन एक ऐसा वैल्यू है जो कभी भी चेंज नहीं होता है, और वो वैल्यू क्या है, तो साइन आई बाई साइन आर। अगर आप साइन आई बाई साइन आर निकालते हो तो वो हमेशा कांस्टेंट निकलेगा, चाहे आप इस वाले से करो, चाहे इस वाले से करके देखो, चाहे आप कहीं से भी कोई भी रे एक ले आओ और वहाँ से आप साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू निकालो। इन तीनों ही में आप देखोगे कि इन तीनों का अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो सेम ही होगा। जैसे सपोज़ करो कि यहाँ से यहाँ तक जो एक एंगल बना वो 60 डिग्री बना, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना वो 45 डिग्री बना। तो यहाँ पे अगर हम साइन 60 डिग्री बाई साइन 45 डिग्री करेंगे तो एक वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे सपोज़ कर लो कि इस वाले एंगल का हम इसको हम कम कर दिए हैं, सपोज़ करो ये 40 डिग्री है और यहाँ पे ये जो एंगल है ये 25 डिग्री निकला, तो यहाँ पे भी इसका हम एक वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन आई बाई साइन आर निकालेंगे, तो उसका भी जो वैल्यू होगा इसके वैल्यू के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ऐसा वैल्यू होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, दैट इज साइन आई बाई साइन आर, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, दैट इज स्नेल्स लॉ। अब हम आगे पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में। तो स्फेरिकल लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का जो कॉर्नर होता है वो थिन होता है यानी पतला होता है, जबकि सेंटर में इसके थिक होते हैं, मोटे होते हैं। जबकि कॉनकेव लेंस में जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं यानी कि मोटे होते हैं, और इसका सेंटर में ये थिन होता है, पतला होता है। और ये सब आपने मिरर में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ पे मिरर में ये पोल था, बट यहाँ पे आपको ये ऑप्टिकल सेंटर यानी कि O लेना है। बाकी यहाँ पे ये F1 हो जाएगा, ये C1 के जगह पे बहुत कोई 2F1 भी लिखता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक F हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो इक्वल ही होता है, तो F मिलके 2F होता है, तो F1 है, इसी वजह से यहाँ 2F1 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखने को मिलेगा बहुत जगह पे C1 के जगह पे आपको इस तरह से 2F1 भी देखने को मिलेगा। इसी तरह से इस C2 के जगह पे भी हम 2F2 भी लिखते हैं। ठीक है, C2 की जगह पे 2F2 लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझो, इसमें आपको दो फोकस दिखाई दे रहा होगा।
या फिर दो यहाँ पे रेडियस दिखाई दे रहे होंगे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस वजह से इनको हम बाई कॉन्वेक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें दो फोकस है या फिर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक, एक इधर से भी है और इधर से भी है, ठीक है। इस वजह से इनको बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। इसी तरह से इनको बाई कॉन्केव भी कहा जाता है, बाई कॉन्केव लेंस, ठीक है। चलो आगे हम इनके रूल्स को समझते हैं। इमेज फॉर्मेशन आगे हम करने के लिए सीखेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। इसके लिए हमें कुछ रूल सीखने पड़ेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, इसको यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं। सो सपोज़ करो कि यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है। यहाँ पे F1 हो गया, ये C1, इधर F2, ये C2, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को बताया ये 2F1 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 2F2 भी आप लिख सकते हो। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पास पैरेलल आती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से कोई अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, देन ये रिफ्रैक्ट होके फोकस से यानी कि F2 से इस तरह से पास होगी, ठीक है। दैट इज़ फर्स्ट रूल। तो यही चीज़ यहाँ पे इस फिगर में भी है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस का है देन फोकस F2 से ये पास होगा, मतलब रिफ्रैक्ट हो जाएगा। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके पास होती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके इस तरह से पास होगी, यहाँ से हम फिर से देख लेते हैं, कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से फोकस से होके पास होगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरह से पैरेलल हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी यहाँ से भी इस तरह से दिखा सकते हो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से फोकस से होके पास हो रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये आप रे इधर से भी यहाँ से ऐसे लाके यहाँ से आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर सकते हो, या तो ये आप नीचे से भी इधर से लाके आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर सकते हो, ठीक है। वही वाला फिगर में यहाँ पे हमने बना के आप लोग को दे दिया है, ठीक है। चलो ये हो गया सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, तो थर्ड रूल में क्या होगा कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे आता है, लाइट रे आता है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे आता है तो ये कहीं बेंड नहीं होगी, ये सीधी निकल जाएंगी, ठीक है। जो इनका रिफ्रैक्शन होगा वो सीधा ही हो जाएगा, ये बेंड नहीं होती है, जो लाइट रे है वो सीधी निकल जाएंगी। तो ये 3 रूल है, इन्हीं 3 रूल को ध्यान में रखना है और हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए सीखना है। तो चलिए फर्स्ट में हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन, जो कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे। देखो जिस तरह से हमने मिरर में 6 केजेस देखे थे, तो इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस में भी हम 6 केजेस को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इमेज को रखेंगे इन्फिनिटी में, देन हम C के इधर रखेंगे, इसके बाद हम C पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, देन C1 और F1 के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इसके बाद F1 में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो इस तरह से टोटल 6 केसेस बनेंगे। तो इन 6 केसेस को आपको याद रखना है। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि इन्फिनिटी में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक रे को ला रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। देन अभी हमने रूल्स क्या पढ़ा कि प्रिंसिपल एक्सिस का अगर पैरेलल आता है तो फोकस से इस तरह से होके पास हो जाता है। तो आप इन्फिनिटी से कोई भी रे ले आओ, ये यहाँ से फोकस से यानी कि F2 से होके ये रिफ्रैक्ट करेगा, ये रिफ्रैक्ट होके F2 से ये पास होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कहीं पर भी कोई भी रे ले आओगे, इस तरह से ये F2 से ये पास होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं इस फिगर में, आप फिगर में यहाँ पे इसको देख सकते हो। सो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं तो इस तरह का रे डायग्राम बन जाएगा। अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन, जो इमेज बना है वो कहाँ पे बना है। तो इमेज कहाँ पे बनता है, जहाँ पे भी दो जो लाइट रेज होती हैं वो मीट करती हैं, तो यहाँ पे मीट हुई तो इमेज यहाँ पे बनेगा। सो पोजीशन क्या हो जाएगा इमेज का, तो इमेज यहाँ पर बना यानी कि F2 में बना है, तो पोजीशन एट F2। नेचर क्या होगा, तो इस साइड अगर बनता है, इस साइड बनता है तो वो रियल और इन्वर्टेड होगा। इस साइड में अगर इमेज बनता है तो वो रियल और इन्वर्टेड होगा। और पॉइंट साइज्ड है, साइज़ क्या, इसका हाइट, इमेज का साइज़ पॉइंट साइज़ है। सो यहाँ से हम पॉइंट साइज लिखे हैं, ठीक है। इमेज देखो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है तो ये पॉइंट साइज हो गया। चलो सेकेंड में आते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम C के बियॉन्ड रखेंगे। तो यहाँ पे ये C था तो यहाँ पे हमने 2F1 से डिनोट किया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से C1 भी लिख सकते हो।
तो ऑब्जेक्ट को हम C1 के बियॉन्ड रख रहे हैं, यानी कि 2F1 के बियॉन्ड रख रहे हैं। तो या तो आप यहाँ पे C1 के जगह पे 2F1 लिख सकते हो, या फिर 2F1 के जगह पे यहाँ पे आप C1 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमें रखना है ऑब्जेक्ट को C1 के बियॉन्ड, यानी कि इस साइड में। तो रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आया, देन यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा और कहाँ से पास होगा, फोकस से। ठीक है, तो फोकस से होके इस तरह से ये पास हो जाएगा। ठीक है, रे ऑफ लाइट यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने रखा था, रे ऑफ लाइट यहाँ से आया, देन फोकस से होके इस तरह से पास हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसके बाद हम दूसरा रूल फॉलो करेंगे, जिसमें कोई रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से होके पास होता है कोई रे ऑफ लाइट, तो ये इस तरह से सीधी निकल जाती है, इसमें बेंडिंग नहीं होता है। तो अभी जो यहाँ पे इमेज बना वो इस वाले पॉइंट पे बना, यहाँ पे बना। ठीक है, तो जो फिगर है वहाँ पे कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, जो फिगर होगा इसका कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो इसका पोजीशन कहाँ है, तो F2 और 2F2 के बीच में है। सो यहाँ पे वही हमने लिख दिया कि पोजीशन बिटवीन F2 एंड, यहाँ पे C2 लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप 2F2 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये C2 है तो आप F2 या फिर 2F2 या फिर C2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे दिया गया है नेचर। तो इस साइड बना है, इस साइड बनेगा तो रियल और इन्वर्टेड, इस साइड बनेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट लेंगे। तो इस साइड ही बना है इमेज, तो रियल और इन्वर्टेड हो गया। अच्छा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट का साइज़ था और यहाँ पे ये इमेज का साइज़ है, तो इसका साइज़ देखो बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका साइज़ छोटा दिखाई दे रहा है। तो छोटा हुआ साइज़, तो इस वजह से हम डिमिनिश्ड लिख दिए। ठीक है, चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमें कहाँ रखना है अब ऑब्जेक्ट को, C1 पर। तो यहाँ पे हमने C1 में ऑब्जेक्ट को रखा। वही है कि हम इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाएंगे और फोकस से इस तरह से ये पास हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से आएगा और ये इस तरह से फिर उसी के रास्ते में जो लाइट रेज है वो आगे चला जाएगा। तो इस बार यहाँ पे इमेज बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो पोजीशन बनेगा वो C2 पर बनेगा। इधर बना तो रियल और इन्वर्टेड होगा। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो साइज़ है, ऑब्जेक्ट की साइज़ और इमेज की साइज़ इसमें इक्वल होगा, C1 में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे जो फिगर है वो इसमें भी हमने ड्रॉ किया हुआ है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है C1 और F1 के बीच में, क्योंकि C1 हो चुका है, अब हम C1 और F1 के बीच में रखेंगे। सो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया। देन वैसे ही फोकस यानी कि F2 से इस तरह से पास होगा। अब ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से आएगा, देन इधर से इसको फिर से कर लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के से ये पूरा आगे ही निकल जाएगा। तो इस बार क्या होगा, जो रे मिलेगा वो C2 के इधर मिलेगा। ठीक है, इस साइड में C2 के इस साइड में रे मिलेगा, जैसे इस फिगर में यहाँ पे क्लियरली किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इमेज बना है वो यहाँ पे मीट हुआ है, तो यहाँ पे इमेज बना। अब इसमें देखो तो जो पोजीशन है वो क्या होगा, तो ये C2 था, यानी कि इसको हम 2F2 लिख सकते हैं। तो बियॉन्ड C2 के इधर बना है, तो बियॉन्ड C2 लिख लिए। अच्छा, ये रियल और इन्वर्टेड है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट अब दिखाई दे रहा है कि एरो की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन इसमें एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा, रियल इन्वर्टेड हमेशा साथ में चलेगा। अच्छा, इसमें अगर आप एक चीज़ देखो तो ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे साइज़ है छोटा है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो बड़ा है। सो इस वजह से इसमें जो हाइट होगा यानी जो साइज़ होगा इमेज का, हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स किसका लिखना है, इमेज का लिखना है। तो इमेज का साइज़ बड़ा हुआ, यानी कि हाइट जो है इमेज की बढ़ी है। सो हम यहाँ पे इनलार्ज लिख दिए क्योंकि बड़ा है ऑब्जेक्ट से। फिफ्थ में अब हम F1 के पास यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, F1 के पास ऑब्जेक्ट को अब हम F1 के पास रखेंगे। तो रूल वैसे ही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाना है, देन F1 से इस तरह से पास करना है, एंड देन ऑप्टिकल सेंटर से एक जाएगा और उसी के रास्ते ये सीधे चला जाएगा। तो इस कंडीशन पे आप देखोगे कि ये जो दोनों ही यहाँ पे हमने जो भी लाइट रेज लाए हैं, ये दोनों आपस में इधर नहीं टकराएंगे, ये बहुत दूर जाके टकराएंगे, ये एक दूसरे से बहुत दूर जाके ये मीट करेंगे। सो पोजीशन इसका क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर जाके ये मिलेंगे। और इधर बन रहा है तो वही रियल और इन्वर्टेड ही होगा, और साइज़ क्या होगा, बहुत बड़ा है, यानी कि हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, अब चलो एक लास्ट केस को देखते हैं, जो कि अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को F1 और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में।
F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो रूल वही हम लोग का है, रूल वैसे ही हम लोग फॉलो करेंगे कि इस तरह से हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाएंगे, देन फोकस से पास होगा। ठीक है, यहाँ से ये फोकस से पास हो गया। इसके बाद फिर हम ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से रेज ऑफ लाइट लाएं, इस तरह से। देन अब क्या होगा कि ये आपस में कहीं मिलेंगे नहीं, ये अपना इधर की ओर बढ़ता जाएगा, ये अपना इधर की ओर मिलता जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पे आप महसूस होगा कि ये जो F2 है, अगर हम इसको हम इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे तो जो यहाँ पे इमेज बनेगा वो C1 और F1 के बीच में इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो अब जो इमेज बना, पोजीशन कहाँ पे बना इसका, देखो C1 और F1 के बीच में। तो इसका प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, सेम साइड ऑफ द लेंस। एक तो ये हो जाएगा सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के एक ही साइड में बना और C1 और F1 के बीच में बना, आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा दिया गया है नेचर, तो इस साइड बना है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। एंड देन हाइट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि इसकी जो हाइट है छोटी है और इमेज की जो हाइट है वो बड़ी है, यानी कि जो है इनलार्ज्ड होगी। सो यहाँ पे हमने इमेज फॉर्मेशन जो था वो एक एक करके तीनों का समझ लिया है। अब आगे हम यहाँ पे यूजेस को देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के क्या क्या यूजेज हैं। सो यूजेज में फर्स्ट नंबर में दिया गया है कि कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू कन्वर्ज ऑल द लाइट रेज टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ किया जाता है माइक्रोस्कोप्स में या फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, ताकि जो लाइट रेज हैं उनको किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लाया जा सके। जैसे कि यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे होगे कि यहाँ पे ये जो लाइट रेज है उनको एक स्पेसिफिक पॉइंट में लाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इसमें यूज़ किया गया है, जो कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। सेकेंड यूज्ड दिया गया है कि दे आर यूज्ड टू मेक टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बनता है तो वहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आगे दिया गया है कि दे आर यूज्ड इन कैमराज एज दे फोकस लाइट रेज फॉर अ क्लियर इमेज। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कैमराज में भी किया जाता है ताकि जो लाइट रेज है उनको फोकस किया जा सके और एक क्लियर इमेज मिल सके। एंड नेक्स्ट फोर्थ नंबर दिया गया है कि कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, यानी कि चश्मों में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है ताकि जिनको भी सामने देखने में प्रॉब्लम होती है तो वो अच्छे से देख सके। फार साइटेडनेस को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसको हम आगे और अच्छे से दूसरे चैप्टर, जो कि अगला चैप्टर हम लोग का है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो उसमें हम ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यदि किसी को सामने से साफ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो उनके चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो सामने से ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि वो दूर अच्छे से वो देख सकता है, दूर से उसको अच्छे से, दूर वाली चीज़ें किसी को अगर अच्छे से दिखाई दे रहा है बट सामने से अच्छा उसको दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कि उनके चश्मे में उनको चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और उनके चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाएगा ताकि वो सामने की चीज़ों को भी साफ से वो देख सके। तो ये यूजेस थे कॉन्वेक्स लेंस के। चलो यहाँ पे कॉनकेव लेंस के भी यूजेस को देख लेते हैं, देन इसके इमेज फॉर्मेशन को भी हम समझेंगे। तो कॉनकेव लेंस का यूज़ में दिया गया है, जैसे ऊपर में अभी हमने इसमें क्या देखा कि इसमें अगर किसी का सामने का नज़र कमज़ोर है तो उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर किसी का दूर का नज़र कमज़ोर है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो दूर की चीज़ें जो है यहाँ पे धुंधली दिखाई दे रही है, तो अगर ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो उनको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी और उनके चश्मे में फिर कॉनकेव लेंस लगाया जाएगा। ठीक है, उनको सामने से तो साफ साफ सब चीज़ दिखाई देगा लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, तो दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी तो उसमें हम कॉनकेव लेंस लगाएंगे। तो ये तो फर्स्ट यूज़ हो गया। नेक्स्ट यूज़ दिया गया है कि इट इज़ यूज्ड एज ए स्पाई होल्स इन डोर्स। दरवाज़ों में भी हम देखते हैं कि कॉनकेव लेंस लगाया जाता है ताकि बाहर में खड़ा कोई व्यक्ति हम उसको देख सके। उसमें क्या होता है कि कॉनकेव लेंस में डाइवर्ज होता है, यानी कि हमें एक बड़ा सा एरिया दिखाई देता है। ठीक है, तो इस वजह से स्पाई होल्स, यानी कि डोर में जो हम स्पाई होल लगाते हैं कैमरा की तरह देखते होंगे आप, बहुत सारे डोर्स में लगे हुए होते हैं, तो वो कॉनकेव लेंस ही होता है। नेक्स्ट आगे है कि फ्लैश लाइट्स वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है ताकि जो उनकी लाइट है थोड़ी फैले और दूर तक जाए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमने 3 यूजेस देख लिए कॉनकेव लेंस के। देन अब हम रूल्स को समझेंगे। कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए रूल्स को पहले हमें समझना ही पड़ेगा। सो रूल को अब देखते हैं हम एक एक करके।
तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रूल में क्या होगा कि ये हमने एक कॉन्केव लेंस लिया हुआ है, फिर से वही ये F1 है, C1 है, F2 C2, यहाँ पे देन ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो ऊपर में हमने पढ़ा बिल्कुल वैसे ही है। तो अब सपोज करो कि कोई एक रे ऑफ लाइट इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरह से पैरेलल आती है, रे ऑफ लाइट इस तरह से पैरेलल आई, देन अब ये क्या होगा कि यहाँ से ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, इस तरह से ये डाइवर्ज हो जाएगा। अब अगर इस पोजीशन से कोई यहाँ से अगर देखे तो उसको दिखाई देगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो F1 से होके इस तरह से पास हो रही है। सो यही वाला फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट आया, देन यहाँ से ये डाइवर्ज हो गया और यहाँ से देखने से ये ऐसा महसूस होगा कि फोकस से वो F1 से होके वो पास हो रहा है। इसके बाद आगे सेकेंड रूल दिया गया है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट F2 की तरफ आ रहा है तो F2 के पास जाने से पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, लेकिन ये F2 की तरफ पास हो रहा था तो हम इस तरह से दिखा देंगे। इस डायग्राम को आप इस तरह से भी दिखा सकते हो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से F2 की तरफ आ रहा था देन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, लेकिन हाँ यहाँ से F2 की तरफ इस तरह से ये पास होगा। ठीक है, ये सेकेंड रूल था। थर्ड रूल क्या है, तो बिल्कुल जिस तरह से अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस में देखा वैसे ही है कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है देन ये बेंड नहीं होगा, सीधा ही जो भी रे ऑफ लाइट है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो 3 रूल है। अब आगे इसके हम इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में केवल हमें 2 ही इमेज फॉर्मेशन करना है। एक में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी के पास और सेकेंड में हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, 2 ही हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। सो रूल नंबर 1 जो अभी हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी के पास रखते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, देन यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएगा और ऐसा महसूस होगा कि ये F1 से होके इस तरह से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला वाला हुआ। दूसरा में अगर हम यहाँ पे अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से लाएं इन्फिनिटी से, फिर से हम यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट लाएं तो यहाँ से अब इधर की ओर डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन ये फोकस यानी कि F1 से होके कुछ इस तरह से ये पास होगा। आप कहीं इन्फिनिटी से कहीं पर भी इस तरह से लाओगे तो यहाँ डाइवर्ज होके ये फोकस से होके इस तरह से गुजरेगा ही, पास होगा ही। ठीक है, तो जो हमारी इमेज बन रही है वो इस वाले पॉइंट पे बन रही है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख लो इस पॉइंट में जो है इमेज बन रही है। तो अगर हम इमेज का पोजीशन का बात करें तो कहाँ बना, तो F1 में बना। इस साइड बनेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, तो हमने यहाँ पे नेचर लिख दिया वर्चुअल और इरेक्ट। साइज़ कैसा है, तो एकदम पॉइंट साइज़ है, बहुत छोटा है तो पॉइंट साइज़ हो गया। हाइट या फिर साइज़ ऑफ द इमेज, पॉइंट साइज़। सेकेंड में हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहीं पर भी आप रख सकते हो। आप C1 में रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, F1 में रख सकते हो, कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। तो इस बार जो ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि O के यहाँ पे बीच में। तो रूल वैसे ही हम फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाएं, देन यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन F1 से होके यहाँ पे इस तरह से ये पास होते हुए यहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, सेकेंड रूल में हम इस ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ऑफ लाइट लाएंगे। ठीक है, इस तरह से रे ऑफ लाइट लाएं तो इस बार आप देखोगे कि जो इमेज बना वो यहाँ पर बना है। तो पोजीशन कहाँ पे होगा, बिटवीन F1 एंड O। देखो F1 और O के बीच में यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो बिटवीन पोजीशन हो गया F1 एंड O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। नेचर का बात करें तो इधर बना है यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाइट कैसा है, तो इमेज को देखो छोटा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का हाइट और यहाँ देखो इमेज का हाइट, तो ऑब्जेक्ट का हाइट से छोटा है तो डिमिनिश्ड हुआ है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। अब दिया गया है साइन कन्वेंशन जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल मिरर दिया गया है, इसमें आप लेंस कर दें। ठीक है, लेंस का हमें साइन कन्वेंशन सीखना है। तो ये जो साइन कन्वेंशन है स्फेरिकल लेंस का, ये बिल्कुल स्फेरिकल मिरर्स की तरह है। तो अगर वहाँ पे अगर आपने समझा हुआ है तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो देखो साइन कन्वेंशन के लिए रूल्स याद रखना कि जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस का वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ हम लेते हैं वो हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होगा, चाहे वो मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है इधर की ओर नेगेटिव में होता है, तो इस वजह से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लेते हैं वो नेगेटिव में हमेशा लेते हैं। यू का वैल्यू
हमेशा आप नेगेटिव में ले लेना। अब इमेज डिस्टेंस का बात करें तो कॉनकेव लेंस में नेगेटिव में हमेशा होगा, इसको ध्यान में रखना। कॉनकेव लेंस में नेगेटिव में इमेज डिस्टेंस होगा क्योंकि इधर बनता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस में जो भी इमेज बनता है इधर बनता है, इस वजह से दोनों नेगेटिव में होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट का हाइट का बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव में होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट इस तरह से वाई एक्सिस की तरफ होती है, ऊपर की तरफ, तो ये पॉजिटिव में होगा। नीचे की तरफ रहता है, जैसे इमेज का जो हाइट होगा अगर नीचे की तरफ बना है तो नेगेटिव में लेंगे, ऊपर की तरफ बना है इमेज तो पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ गया? तो साइन कन्वेंशन का ये सब रूल बस याद रखना। बाकी न्यूमेरिकल के लिए हम दूसरे वीडियोज़ में भी आप लोग को समझा देंगे किस तरह से हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। आगे अगर हम लेंस फार्मूला का बात करें तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ क्या है, फोकल लेंथ, भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें एक और फार्मूला में याद रखना है, r इज इक्वल टू 2f। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर r का वैल्यू दिया हुआ रहता है, वहाँ से हमें पहले f निकालना रहता है, तो यहाँ से हम f का वैल्यू भी निकाल सकते हैं r/2, ठीक है। तो इस फार्मूला का भी हमें यूज़ करने के लिए कभी कभी एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है। लेंस फार्मूला समझ में आ गया। आ जाते हैं मैग्नीफिकेशन में। सो मैग्नीफिकेशन में दो फार्मूला में याद रखना है, एक तो m इज इक्वल टू hi/ho होता है, यानी हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और m का एक और फार्मूला होता है v/u, ठीक है। मिरर वाले में यहाँ पे -v/u होता है, इसको भी याद रखना, लेकिन लेंस में माइनस नहीं होता है, सिर्फ m इज इक्वल टू v/u होता है, ठीक है। तो m का इसमें दो फार्मूला हमने देखा, इस वजह से हमने दोनों को इस तरह से इक्वल कर दिया है, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और दी गई हैं कि अगर मैग्नीफिकेशन यानी m का वैल्यू 1 रहेगा, अगर m की वैल्यू 1 निकलेगी तो इमेज की जो साइज़ होगी वो इक्वल होगी ऑब्जेक्ट के साइज़ से। अगर ऑब्जेक्ट की साइज़ मान के चलो 5 सेंटीमीटर है तो इमेज की भी जो साइज़ होगी वो 5 ही सेंटीमीटर होगी, ठीक है। m का वैल्यू 1 आया तो इमेज की साइज़ इक्वल होगी ऑब्जेक्ट के साइज़ से। लेकिन अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, जैसे 2 आ जाए, तो ये मैग्नीफाइड होगा, यानी कि जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आ जाए, छोटी कहने का मतलब जैसे 0.1 आ जाए या फिर 0.02 आ जाए, 0.5 आ जाए, तब इमेज क्या होगा, छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा इमेज। लेकिन अगर नेगेटिव में m का वैल्यू आए, जैसे m का वैल्यू -2 आए, तब क्या होगा, तो m की वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, नेगेटिव ओनली इंडिकेट कि ये रियल है और इन्वर्टेड है, और पॉजिटिव इंडिकेट करेगा कि ये वर्चुअल और इरेक्ट है। हमें बस यहाँ पे देखना है कि ये जो वैल्यू आई है ये 1 से बड़ी है कि नहीं है। तो 1 से बड़ी है तो वो मैग्नीफाइड होगा, यानी कि इमेज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और नेगेटिव साइड सिर्फ इंडिकेट करेगा कि वो रियल है और इन्वर्टेड है, और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगा कि वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। समझ में आ गया। चलो आगे एक लास्ट टॉपिक हम लोग का बच गया, जो कि है पावर ऑफ लेंस, इसको भी समझ लेते हैं। सो पावर ऑफ लेंस में दिया गया है कि एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का एक एबिलिटी होता है जो कि लाइट रेज को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर सकता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका जो फॉर्मूला है यह है कि पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, और फोकल लेंथ को हमें मीटर में लेना है। सो पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ध्यान में रखना इसको कि फोकल लेंथ का जो भी हम वैल्यू लेंगे वो मीटर में लेंगे। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, वरना फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। और पावर ऑफ लेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और इसकी SI यूनिट होती है डायोप्टर, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। SI यूनिट भी याद रखना है, पावर का डायोप्टर। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस का रेसिप्रोकल होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल 1/f कर देंगे। जैसे f का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/f, तो वही चीज़ है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला निकल गया, P इज इक्वल टू 1/f, ओके, 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमेशा मीटर में, सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि पावर ऑफ लेंस अगर कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ हो, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, तो जो
पावर ऑफ लेंस लेंगे वो हम पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, पावर ऑफ लेंस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है, यानी कि फोकल लेंथ का जो भी वैल्यू रहेगा वो हम पॉजिटिव में ले लेंगे। वहीं अगर हम पावर ऑफ लेंस कॉन्केव लेंस का बात करें तो इसमें नेगेटिव होता है हमेशा, कॉन्केव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। एक लास्ट यहाँ पे चीज़ दिया गया है कि अगर पावर ऑफ लेंस किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा, तो जो नेट पावर होगा वो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब जितने भी पावर ऑफ लेंस होंगे उन सब को हम प्लस करेंगे, यानी उन सब के पावर को प्लस करेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर हम लोग का आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप सभी को एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करें। दूसरे वीडियोज़ में हम आगे के भी चैप्टर्स को इसी तरह से समझेंगे।